ताकुतो एक ऐसा लड़का था जो बचपन से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसका ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही बीतता था और उसकी पूरी जिंदगी का सुकून बस एक ही चीज थी, उसका फेवरेट स्ट्रैटेजी गेम इटर्नल नेशंस। उसे ये गेम इतना पसंद था कि उसने हर डिफिकल्टी लेवल क्लियर कर लिया था। लेकिन एक दिन जब वो फिर से नया गेम शुरू करने ही वाला होता है, अचानक उसकी सांसें थम जाती हैं। उसे महसूस होता है जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में डूब रहा हो, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा पाता है। चारों तरफ सिर्फ जंगल। उसे समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक जानी पहचानी शख्सियत खड़ी होती है, आटू द स्लज विच, वही किरदार जो इटर्नल नेशंस में उसका सबसे पसंदीदा था। ताकू तो थोड़ा शॉक था। उसे याद आता है कि उसने आखिरी बार गेम नाइटमेयर डिफिकल्टी पर खेला था और शुरुआत की थी मिनोग्रा एम्पायर से, जो बर्बादी और बुराई का साम्राज्य कहलाता था। आटू उसी साम्राज्य का हिस्सा थी, एक ऐसी विच जो शुरुआत में बेहद वीक होती है, लेकिन हर दुश्मन को हराने के बाद उनकी पावर्स एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाती है। आटू उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, वेलकम बैक माई किंग। ताकू तो सोचता है शायद ये कोई रोल प्ले चल रहा है, लेकिन आटू उसे रोक देती है। वो कहती है, आपको एक्ट करने की जरूरत नहीं है ताकुतो, मैं सब जानती हूँ। आपका नाम, आपका गेम प्ले, यहाँ तक कि आपने जिंदगी में कभी घास तक नहीं छुई। ताकुतो हैरान रह जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि आटू जानती है कि वो असल में एक प्लेयर था और वो खुद उसके गेम की कैरेक्टर। आटू मुस्कुराते हुए बताती है कि उसे उनके सारे प्ले थ्रोज याद हैं, उसकी हर कमांड, हर डायलॉग, हर बार जब उसने उसकी वजह से कोई मैच जीता था। ताकुतो अंदर से जेन्युइनली खुश हो जाता है। इमेजिन करो अपने फेवरेट कैरेक्टर से आमने सामने बात करने का मौका मिल जाए। वो उससे पूछता है, क्या ये हेवन है? क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? आटू कहती, नहीं, मुझे भी किसी ने यहाँ समन किया, और ये जगह शायद इटर्नल नेशंस की ही वर्ल्ड है। फिर वो अचानक उसके सामने झुक जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चाहे ये जगह कैसी भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों यहाँ हैं और हमें फिर से वही करना चाहिए जो हमने गेम में किया था, एक नई सिविलाइजेशन बनाना सिर्फ हमारे लिए। ताकू तो कुछ सेकंड के लिए सोचता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है आटू, लेट्स बिल्ड अ न्यू एम्पायर। आटू खुशी से झूम उठती है, एक डेंजरस विच वाली पोज लेकर बोलती है, आई आटू द स्लज विच स्वेयर माई लॉयल्टी टू माई किंग। लेकिन फिर दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं, थोड़ा हंसते हैं, क्योंकि इतना ड्रामेटिक ओथ देना उन्हें खुद क्रिंज लगा। फिर ताकू तो कहता है कि उसे पता है कि मिनोग्रा एम्पायर की शुरुआत कैसे करनी है। आटू तुरंत समझ जाती है, हमें अपनी प्रेजेंस पूरी तरह छिपा लेनी चाहिए, राइट? एग्जैक्टली, ताकू तो बोलता है, और वो अपने इमरजेंसी स्किल इस्तेमाल करके एक विशालकाय बग स्काउट समन करता है ताकि आसपास के इलाके की जानकारी मिल सके। आटू थोड़ा अमेज थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस नई दुनिया में सब कुछ इतने स्मूथ तरीके से काम करेगा। ताकू तो बताता है कि वो बग की विजन को शेयर कर सकता है जैसे गेम में करता था, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसने इसे बनाने में अपना आधा मैना खर्च कर दिया है, तो अब सिर्फ एक बेस बनाने लायक ही एनर्जी बची है। काश थोड़ा और मैना होता तो एक गार्ड भी बना लेता। आटू थोड़ा डाउन हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी बहुत वीक है और किसी की रक्षा नहीं कर सकती। ताकू तो उसे दिलासा देता है, तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे लिए काफ़ी है। आटू मुस्कुराती है, उसकी आंखों में थोड़ी वार्मथ झलकती है। उसी वक्त बग स्काउटिंग के दौरान कुछ डार्क एल्व्स दिखाई देते हैं, बहुत थके हुए और भूखे। आटू खुश होती है, ये तो अच्छी खबर है। डार्क एल्व्स न्यूट्रल साइड के हैं, थोड़ा ईवल लीनिंग, लेकिन मिनोग्रा के लिए फ्रेंडली हो सकते हैं। ताकू तो चिंतित हो जाता है, अगर ये सच में इटर्नल नेशंस की दुनिया है तो दूसरे सिविलाइजेशंस भी जिंदा होंगे, और अगर किसी ने हमें ढूंढ लिया तो हम अभी के अभी नष्ट हो जाएंगे। आटू हंसते हुए कहती है, तो फिर हम साथ भाग जाएंगे, बस इतना आसान। ताकू तो मुस्कुरा देता है, फेयर पॉइंट। वो बग से इलाके की एक्सप्लोरेशन जारी रखता है और इसी दौरान डार्क एल्व्स का लीडर जिया नजर आता है। वो अपने कबीले के लिए खाना ढूंढने निकला था, क्योंकि उसके लोग भूख और थकान से ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके थे। उसका असिस्टेंट उसे वार्न करता है कि ये जंगल कर्स्ड है, यहाँ कहा जाता है कि कोई अनइमेजिनेबल ईवल चीज रहती है। लेकिन जिया जवाब देता है, मेरे लोग भूखे हैं, मैं किसी अफवाह से नहीं डरूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसका सामना आटू और ताकुतो से हो जाता है। जिया की आंखों में डर साफ झलकता है। उसे ताकुतो एक काली छाया की तरह दिखता है, जैसे कोई जीवित अंधकार उसके सामने खड़ा हो। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उस जंगल की लेजेंड्स झूठ नहीं थी, वहां सच में कोई भयंकर चीज मौजूद है। डर के मारे जिया घुटनों के बल झुक जाता है और कांपती आवाज में कहता है, मेरा नाम जिया है, मैं डार्क एल्व्स का लीडर हूं, और अगर मैंने कोई गलती की हो तो कृपया मेरे लोगों को माफ कर दीजिए। और यहीं से ताकुतो की नई जर्नी शुरू होती है। एक ऐसा राजा जिसे खुद नहीं पता है कि वो इस दुनिया का
ग्रेट किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। ताकुतो की काइंडनेस अब एक नई दिशा लेने वाली थी, क्योंकि इस बार सामने थे वो लोग जिनसे दुनिया हमेशा डरती रही थी, द डार्क एल्व्स। जैसे ही उनका लीडर जिया ताकुतो के सामने आती है, वो थोड़ा घबरा जाती है। घुटनों के बल झुककर वो माफी मांगती है कि उसने उसके इलाके में घुसपैठ की। लेकिन तभी अतु अचानक एक गैंगस्टर की तरह एक्ट करने लगती है, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और थोड़ा इंटिमिडेटिंग। वो कहती है, गुड, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो याद है। फिर ठंडी नजरों से पूछती है, तो बताओ यहाँ क्यों आए हो। जिया घबराकर अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाने लगती है। उम्मीद करती है कि शायद सिंपैथी मिलेगी, लेकिन अतु को वो ड्रामा पसंद नहीं आता। वो उसे इरिटेशन में बीच में ही रोक देती है। सीधे पॉइंट पे आओ, जिया कांपती आवाज में बताती है कि उनके कबीले को काउंसिल ने एग्जाइल कर दिया था और अब उन पर जुल्म हो रहे हैं। तभी ताकुतो धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी? उसका सवाल सुनकर जिया ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाती है, लेकिन अतु उसे राजा के सवाल का जवाब देने को कहती है। जिया बताती है कि उन्हें अनजस्टली सजा दी गई थी और सर्वाइवल के लिए उन्हें इन कर्स्ड लैंड्स में शरण लेनी पड़ी थी। उनका खाना हफ्ते पहले खत्म हो चुका था और अब उनका पूरा ट्राइब भूख से मरने की कगार पर है। ताकुतो ये सब सुनता है और थोड़ी देर सोचता है। फिर अचानक वो जिया की तरफ कुछ एप्पल्स फेंकता है। ट्राई दिस, ये बहुत स्वादिष्ट है। जिया पहले तो शौक में देखती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी एप्पल्स नहीं देखे थे। उसे डाउट होता है कि ये सच में खाने लायक हैं भी या नहीं, लेकिन उसके साथी जल्दी से उन्हें खा लेते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, ये तो बहुत स्वीट है। ताकुतो मुस्कुराता है और फिर कुछ पीयर्स भी समन कर देता है। अतु जिया की तरफ देखकर पूछती है, तुम अपने मास्टर के दिए फल क्यों नहीं खा रहे? जिया झट से झुक जाता है और कहता है कि उसके कैंप में अभी और लोग भूखे हैं, खासकर बच्चे। वो चाहता है कि पहले वो खा लें। ताकुतो की आंखों में एक पल के लिए सॉफ्टनेस आ जाती है। वो बिना सोचे ढेर सारा खाना क्रिएट कर देता है। अतु थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ताकुतो अपनी माइंड एनर्जी खर्च कर रहा होता है, लेकिन जिया पूरी तरह स्टन्ड है। उसके जैसे डार्क एल्व्स को हमेशा लोगों ने नफरत से देखा था और आज कोई उनके लिए इतना कर रहा था। वो कांपती आवाज में पूछता है, आप आखिर हैं कौन? ताकुतो बस इतना कहता है, जाओ अपने लोगों को खाना खिलाओ। जिया और उसके फॉलोअर्स खुशी से वो खाना लेकर लौट जाते हैं और पहली बार उनके पूरे कैंप में सबके पेट भर जाते हैं। रात को जब शांति छा जाती है, जिया अकेला बैठा होता है, तभी उनके कबीले का एल्डर माल्टर वहां पहुंचता है। वो बताता है कि जिया जो फल लाया था वैसा उसने अपने लंबे जीवन में कभी नहीं देखा। वो पूछता है कि ये खाना आखिर मिला कहाँ से? जिया धीरे से बताता है कि उसे वो सब एक मिस्टीरियस डार्क एंटिटी से मिला, वही जिसने जंगल में उनकी मदद की। एल्डर की आंखें फैल जाती हैं। क्या कहा? वो तो एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा किंग ऑफ रूइन है। वो बताता है कि जब दुनिया बहुत ओवरक्राउडेड हो जाएगी तब वो राजा लौटेगा और सब कुछ नष्ट कर देगा ताकि नए युग की शुरुआत हो सके। जिया धीरे से कहता है कि हाँ, डिस्क्रिप्शन तो ताकुतो से काफी मेल खाती है, पर सच कहूं तो उसने उसे प्रॉपर्ली समझा नहीं। वो बस अतु के बिहेवियर से ही अंदाजा लगा पाया। एल्डर थोड़ा काम होकर पूछता है, तो तुमने बदले में क्या दिया? जिया कहता है, कुछ नहीं। एल्डर गंभीर होकर बोलता है, कोई भी डार्क एंटिटी बिना कुछ लिए कभी दया नहीं दिखाती। लेकिन जिया उसे समझाता है कि शायद ताकुतो अलग है, शायद वो सच में दयालु है। एल्डर को ये बात पसंद नहीं आती। तुम एक दुष्ट राजा के लिए इतनी रिस्पेक्ट दिखा रहे हो? दोनों में थोड़ी बहस होती है, लेकिन आखिर एल्डर मान जाता है कि जिया ने जो अपने लोगों के लिए किया वो सही था। फिर एल्डर माल्टेर ऐलान करता है कि वो खुद उस डार्क किंग से बात करेगा ताकि शायद उनका ट्राइब एक पीसफुल लाइफ जी सके। दूसरी तरफ अतु ताकुतो को डांट रही होती है, तुमने अपनी माइंड एनर्जी ऐसे वेस्ट कर दी। ताकुतो थोड़ा गिल्टी होकर कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। अतु तुरंत पिघल जाती है और एक प्यारी सी ऑकवर्ड हरकत करने लगती है। अगले दिन जिया फिर से ताकुतो से मिलने निकलती है। एल्डर माल्टेर उससे पूछता है, क्या तुम राजा का सामना करने के लिए तैयार हो? वो कहता है कि उन्होंने उससे खाना लिया है तो अब किसी भी कीमत के लिए तैयार रहना होगा। जिया विरोध करती है, लेकिन उसने कुछ मांगा ही नहीं। माल्टेर जवाब देता है, डार्क एंटिटीज कभी बिना बदले कुछ नहीं देती, लेकिन वो मानता है कि सर्वाइवल के लिए अब उन्हें ताकुतो पर ही भरोसा करना होगा। दोनों साथ चलते हैं, बिना जाने कि ताकुतो का स्काउट बग उन पर लगातार नजर रख रहा है। जैसे ही बग रिपोर्ट देता है, ताकुतो नर्वस हो जाता है। वो चाहता है कि वो लोग बस कल वाला बचा खाना ले जाएं और शांतिपूर्वक लौट जाएं। वो खुद से बड़बड़ाता है, मुझसे बातचीत ठीक से नहीं होती, पता नहीं मैं उनसे फेस टू फेस बात कर पाऊंगा या नहीं। अतु कहती है, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी इससे उन्हें पता चलेगा कि उनका राजा छोटे लोगों से सीधे बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद जिया और माल्टेर वहां पहुंचते हैं। एल्डर माल्टेर फॉर्मल तरीके से ताकुतो का अभिवादन करता है और उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद देता है। फिर पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं उस व्यक्ति का नाम जिसने हमारी मदद की?
ताकुतो सिर हिलाता है और अतु ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, वो हैं द किंग ऑफ रुइन। दोनों डार्क एल्व्स के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उनके सबसे बड़े डर की अब पुष्टि हो चुकी थी। अतु फिर कैजुअली बोलती है, खाना लेकर चले जाओ, वैसे भी ये ज्यादा देर तक फ्रेश नहीं रहेगा। लेकिन माल्टे लुकता है और कहता है, हम आपके एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं, बताइए बदले में हम क्या दे सकते हैं। अतु हंस देती है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं जो मेरे किंग को संतुष्ट कर सके, तो कोशिश मत करो। फिर ठंडी निगाहों से पूछती है, क्या तुम्हारे पास वाकई कोई चीज है जिसे तुम वैल्यूएबल महसूस करते हो। माल्टे हिचकिचाता है, झूठ नहीं बोल पाता। अतु से घूरती है, या फिर तुम कुछ छिपा रही हो। माल्टेर घबरा कर पीछे हटता है और ताकुतो समझ जाता है बातचीत अब बहुत गलत दिशा में जा रही है। ताकुतो अचानक अतु को बुलाता है ताकि वो दोनों अपनी अगली स्ट्रैटेजी पर बात कर सके, लेकिन अतु तो गुस्से से भड़क उठती है। उसे लगता है ताकुतो बहुत ज्यादा सॉफ्ट अप्रोच ले रहा है। वो ताने मारते हुए कहती है कि इन दो लूजर्स को बात करना तक नहीं आता और तुम फिर भी इन्हें छोड़ने की सोच रहे हो। उसे पूरा यकीन है कि अगर इन्हें यूं ही छोड़ दिया गया तो ये आगे जाके सिर्फ परेशानी बनेंगे। फिर वो अपने यूजुअल ब्रूटल अंदाज में कहती है कि इन सबको मार डालो और इनके सिर हमारे बेस के आसपास पोल्स पर लटका दो। लेकिन ताकुतो तुरंत उसे रोक देता है और एक काम टोन में कहता है, अतु डोंट बी दैट ऑस्ट्रियन पेंटर। वो समझाता है कि एल्स बस पीसफुली तरीके से रहना चाहते हैं, वो बस एक समझौता चाहते हैं, कुछ गिव एंड टेक। ताकुतो कहता है कि अगर हम उन्हें फ्री में खाना देते रहेंगे तो ये डिपेंडेंसी बढ़ेगी, लेकिन अगर वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो रिलेशनशिप बैलेंस्ड रहेगा। अतु पहले आर्ग्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है और जाके एल्स को बताती है कि उनके राजा ने उनका ऑफरिंग स्वीकार करने का फैसला किया है। माल्टर के चेहरे पर राहत साफ दिखती है और तभी ताकुतो और अतु दोनों समझ जाते हैं कि वो इतना नर्वस इसलिए था क्योंकि उसने ताकुतो को किसी क्रूएल डीमन की तरह समझ लिया था। अतु इसके लिए डांटती है, तभी उसे एहसास होता है कि खाने के बदले उन्हें आखिर मांगना क्या चाहिए। उसी वक्त ताकुतो को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि एल से बाहरी दुनिया के बारे में पूछो। ये सुनते ही माल्टर का चेहरा चमक उठता है। वो कहता है कि वो राजा ताकुतो को बाहरी दुनिया की हर सीक्रेट और डिटेल बताएगा, लेकिन अतु उसे चेतावनी देती है, ठीक है, लेकिन ये सब बताने के बाद तुम लोग अपना क्लैन लेकर ये जंगल छोड़ देना। ये सुन के जिया और माल्टर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहते हैं कि वो ताकुतो की कृपा में रहना चाहते हैं, लेकिन अतु कोल्ड टोन में बोलती है, अगर जीना है तो ग्रीड छोड़ दो। जिया कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन माल्टर उसे रोक देता है। राजा का आदेश अंतिम होता है। वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन अब ताकुतो के मन में गिल्ट आ जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने ज्यादा सख्ती कर दी। तभी उसे एक नया आइडिया आता है। वो कहता है कि माल्टर और जिया उसके राज्य के नागरिक बन जाए। दोनों स्टंट रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड होती है अतु। वो कहती है, क्या कर रहे हो तुम। ताकुतो से एक्सप्लेन करता है कि गेम में रेफ्यूजी सिस्टम होता है जिसमें दूसरी स्पीशीज को अपने सिटीजन के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। चूंकि डार्क एल्व्स न्यूट्रल स्पीशीज हैं, वो आसानी से उसके राज्य के कल्चर में घुल मिल जाएंगे और आगे चल के बाकी रेसेस के साथ कोएग्जिस्ट भी कर पाएंगे। अतु को अब भी शक है कि इवल रेसेस तो अक्सर आपस में ही लड़ती रहती हैं, लेकिन ताकुतो कामली जवाब देता है कि हमारी मेन रेस होमनकुली दिखने में तो इंसानों जैसी है, लेकिन टूटे हुए इंसानों की तरह। उनके साथ रहना इम्पॉसिबल है। होमनकुली की एक क्रीपी इमेज अतु के दिमाग में जाते ही वो तुरंत एग्री कर लेती है। वो एल्स की तरफ मुड़ती है और कहती है, हमारा राजा यहाँ एक नया राज्य बनाने जा रहा है। अगर तुम उसकी सर्विस करने की कसम खाओ तो वो तुम्हें अपने सिटीजन के रूप में स्वीकार करेगा। माल्टा डिसबिलीफ में पूछता है, अगर हम तुम्हारे सिटीजन बन गए तो क्या होगा। अतु बड़ी फाफ आवाज में जवाब देती है, तुम इवल बन जाओगे, लेकिन बिलीव मी, इवल बनना उतना बुरा नहीं जितना तुम सोचते हो। एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ फन। इसके बाद ताकुतो और अतु डार्क एल्व्स की सेटलमेंट की ओर जाते हैं। वहां का माहौल टेंस है, सब उसे देख के डर रहे हैं। कुछ कमजोर एल्व्स तो ताकुतो की एक झलक देखते ही बेहोश हो जाते हैं। ताकुतो सिंहासन पर बैठता है, अतु उसके साथ खड़ी है और एल्स से कहती है, अब से तुम सब माइनेग्रा राज्य के नागरिक हो। वो आखिरी बार ताकुतो से पूछती है, क्या तुम श्योर हो, और जैसे ही वो सिर हिलाता है, एल्स को आधिकारिक तौर पर उसके राज्य में शामिल कर लिया जाता है। अतु मुस्कुराती है और कहती है, अब तुम्हारा अस्तित्व और सुरक्षा हमारे राजा की जिम्मेदारी है। जिया मन में सोचती है कि शायद ताकुतो को किसी की परवाह नहीं। तभी गिल्ट उसे पकड़ लेता है। उसके अंदर गुस्सा और नफरत उबलने लगती है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी उनकी रेस को टॉर्चर किया था। उसके आसपास के दो सामान्य एल्स उसे देखकर डर जाते हैं। ताकुतो सबके चेहरे पर वो तकलीफ देख लेता है और पूछता है, आर यू ऑल ओके। जिया हैरान रह जाती है, किसी ने पहली बार उनकी सच में करवा की थी। डार्क एल्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब एक साथ चिल्लाते हैं, लॉन्ग लिव आवर किंग। ताकुतो अंदर से थोड़ा इमोशनल हो जाता है। कुछ दिन बाद माल्टर उसे एक बड़ा मैप लाके देता है। वो उस पर नजर डालते ही बेहोश पड़ जाता है। अतु घबरा के पूछती है, क्या हुआ। वो कहता है, बस ये देखो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन कितनी वर्स्ट है। वो बताता है कि जिस कॉन्टिनेंट पर वो है वहां पहले से दो जाइंट सिविलाइजेशंस हैं। एक है होली एम्पायर ऑफ ऑरलॉस, जो एक रिलीजियस ह्यूमन नेशन है जो आरलॉस देवता की पूजा करता है। दूसरी तरफ है एलनाड, एक अलायंस ऑफ एल्स जो नेचर की पूजा करते हैं। दोनों ही गुड साइड पर हैं और अतु डरते हुए कहती है, अगर उन्हें पता चला कि हम यहाँ हैं तो वो हमें मिटा देंगे।
वो बाहर निकल जाती है, लेकिन टाकू तो सरप्राइजिंगली काम रहता है। वो कहता है जब तक हमें कोई खोज ना ले हम स्ट्रांग बन सकते हैं। वो आगे जोड़ता है, गेम में हमारे होमनकुली बेवकूफ़ थे, एक्सप्लोरेशन के लायक नहीं, लेकिन अब हमारे पास डार्क एल्व्स हैं, सो थिंग्स आर गोना चेंज। थोड़ी देर बाद जिया फिर उससे मिलने आता है, इस बार अपनी असिस्टेंट एमिली के साथ। वो बताता है कि एमिली एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट है जो दूसरे किंगडम्स की नॉलेज रखती है। अतु दोनों की ओर देखती है और मुस्कुराकर कहती है, राजा तुम्हारी लॉयल्टी से खुश हैं और अब तुम दोनों बड़े काम संभालोगे। सबसे पहले वो माल्टर को इंटरनल अफेयर्स का हेड बनाती है, कहती है कि हमें तुम्हारे मैजिक स्किल्स पर भरोसा है। फिर जिया को माइनेग्रा का चीफ वॉरियर नियुक्त करती है और कहती है कि वो एक पावरफुल आर्मी बनाए। जिया एक्साइटेड होकर कहता है, मैं अपने दुश्मनों के सिर ट्रॉफी की तरह सजाऊंगा। ताकुतो का चेहरा तुरंत उधर जाता है। वो कामली कहता है, वॉर बारबैरिक होता है, रिमेंबर आवर किंग प्रेफर्स पीस। जिया कंफ्यूज रह जाता है, पीस? और डिस्ट्रक्शन किंग को पीस पसंद है? माल्टर मजाक उड़ाते हुए कहता है, जिया के पास दिमाग की जगह मसल्स हैं। जिया भड़क जाता है और ताकुतो की ओर देखकर बोलता है, मैं जवान हूँ, ताकतवर हूँ, बिना आराम के काम कर सकता हूँ। आटू को ये जरा भी अंदाजा नहीं है कि बाकी सब लोग असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रही है कि सब लोग बस काम में डूबे हुए हैं, लेकिन असल में तो ये सब बिग डीमन डैडी का अटेंशन पाने की दौड़ में है। वो टाकुटो की तरफ देखकर कैजुअली पूछती है, क्या हमें इन्हें कोई रिसोर्स गैदरिंग मिशन नहीं देना चाहिए? टाकुटो थोड़ा सोचकर कहता है, मिशन तो दे सकते हैं, पर क्यों ना इन्हें इलाके को सुंदर बनाने और कुछ हाउसेस बनाने का काम दिया जाए। आटू को ये आइडिया इंस्टेंटली पसंद आ जाता है। वो तुरंत मोल्टार को बुलाकर कहती है, हमें यहाँ कुछ अच्छे हाउसेस चाहिए, बस इतना ध्यान रखना कि जंगल को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, जितनी लकड़ी चाहिए उतनी ही काटना। मोल्टार तुरंत सिर हिलाकर बोलता है, यस माय लॉर्ड, डार्क एल्व्स वैसे भी जंगल में रहने के आदी हैं, तो ये काम हमारे लिए इजी रहेगा। फिर टाकुटो थोड़ा प्रैक्टिकल टोन में बोलता है, और जहां से पेड़ काटो वहां वापस नए पेड़ लगाना मत भूलना। इस बात पर पूरे एल्व्स थोड़ा कंफ्यूज दिखते हैं। मोल्टार पूछता है, ट्रीज वापस लगाना मतलब? टाकुटो को तुरंत एहसास हो जाता है कि इन लोगों की सिविलाइजेशन अभी इतनी एडवांस नहीं है कि रिफॉरेस्टेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। वो कामली पूछता है, क्या तुम लोग 6 मेजर एलिमेंट्स या मिलिट्री मैजिक जैसी चीजों के बारे में जानते हो? मोल्टार जवाब देता है, हमें सिर्फ 4 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पता है। और एमिली सॉफ्टली कहती है, मैंने कभी किसी नेशन को मिलिट्री मैजिक यूज करते नहीं सुना। टाकुटो और आटू एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं ये दुनिया उनकी सोच से कहीं ज्यादा प्रिमिटिव है। लेकिन सरप्राइजिंगली ये बात उनके लिए बैड नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी मैजिक टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल पा लें तो बाकियों से कहीं आगे निकल सकते हैं। आटू फिर एल्व्स को समझाने लगती है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है जहां से पेड़ काटे वहां नए पेड़ उगाना। एल्व्स सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन पेड़ ग्रो करने के लिए हमारे पास कोई फास्ट मैजिक नहीं है। आटू मुस्कुराकर कहती है, यही तो ट्रिक है, 6 एलिमेंट्स को बैलेंस करके पेड़ को फास्ट ग्रो कराया जा सकता है। फिर वो तुरंत टाकुटो की तरफ देखकर कहती है, एक्चुअली ये आइडिया टाकुटो का था। टाकुटो एक पल के लिए स्टन्ड रह जाता है, अंदर से सोचता है, वेट क्या? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आटू ने ऑलरेडी उसका नाम ले लिया था। वो फिर मजाक में बोलती है, वैसे जो रेयर फ्रूट्स तुमने बनाए थे वो भी तुम्हारा आइडिया था, राइट? मुझे ग्रेप सबसे ज्यादा पसंद है। एमिली भी एक्साइटेड होकर बोलती है, मैंने ग्रेप्स के सीड्स बो दिए हैं, कुछ प्लांट्स तो स्प्राउट भी कर चुके हैं। ये सुनकर टाकुटो जेन्युइनली शॉक्ड हो जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस बैरन लैंड में कुछ ग्रो भी हो सकता है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर वो मैजिक से फल उगा सकता है तो शायद वो और कॉम्प्लेक्स चीजें भी बना सकता है। वो एक कॉइन कंजोर करता है और जब वो मटीरियलाइज हो जाता है, टाकुटो की आंखों में चमक आ जाती है। उसे एहसास होता है कि वो गन पाउडर, टूल्स और शायद साइंटिफिक मटेरियल्स भी बना सकता है। मतलब उसकी सिविलाइजेशन अब बाकी नेशंस की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसी बीच कहानी कट होती है क्वालिया के होली किंगडम की तरफ। वहां हलचल मची हुई है। सेंट सेलिना अपनी स्क्वाड ऑफ नाइट्स के साथ बर्फीले पहाड़ों की तलहटी में मॉन्स्टर से लड़ने जा रही है, जो पास के विलेजेस के लिए खतरा बन चुके हैं। जैसे ही वो क्रीचर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं, सेलिना अपनी स्टाफ उठाती है और एक तेज चांट बोलती है, होली फ्लेम प्योरीफाई द डार्कनेस। और बस एक पल में वो पूरी सेना आग में जलकर राख हो जाती है। फ्लेम्स धीरे धीरे डिसिपेट होती हैं और जैसे ही सनलाइट जली हुई जमीन पर पड़ती है, वहां छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं। नाइट्स के कैप्टन अपने साथियों से कहते हैं, सेंट सेलिना की पावर इतनी प्योर है कि वो ईविल को जलाकर उसकी जगह लाइफ पैदा कर देती है, इसलिए एल्व्स भी उनसे रिस्पेक्ट करते हैं। सेलिना फिर कार्डिनल की तरफ मुड़कर कहती है, मुझे लग रहा है दक्षिण के कर्स्ड फॉरेस्ट में कुछ गड़बड़ है, हमें वहां पैलेडिन्स भेजने चाहिए। कार्डिनल झट से मना करता है, वो इलाका बहुत दूर है, बिना हाई काउंसिल की परमिशन हम वहां सोल्जर्स नहीं भेज सकते।
सेलिना ठंडे लहजे में कहती है, अगर तुम नहीं भेजोगे तो मैं खुद जाऊंगी। कार्डिनल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेलिना की डिटर्मिनेशन देखकर वो हार मान जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं जो सोल्जर्स जुटा सकता हूँ भेज दूंगा। अब वापस आते हैं टाकुटो और आटू के टेरिटरी पर। दोनों अपने नए सेटलमेंट को डेवलप करने में पूरी तरह बिजी हैं। सबसे पहले उन्होंने डार्क एल्व्स के लिए कुछ हाउसेस बनाने की प्लानिंग शुरू की है। टाकुटो के थ्रोन के चारों तरफ एक टेम्पररी हॉल बनाया जा चुका है, जहां वो फ्यूचर में अपनी काउंसिल मीटिंग्स रखेगा। मोल्टार, जिया और एमले वहां पहुंचते हैं और आटू बोलता है, अब वक्त आ गया है हमारी पहली काउंसिल मीटिंग शुरू करने का। मीटिंग शुरू होने से पहले एमले टाकुटो को एक नया आउटफिट देती है। जब टाकुटो उसे पहनता है तो वो थोड़ा फेमिनिन लगता है, ऑलमोस्ट लाइक अ फेम बॉय स्टाइल रोब, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे वो कंफर्टेबल लगता है। वो एल्स का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, फाइनली कुछ क्लीन पहनने को मिला। एल्स को उसके लुक में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, लेकिन आटू टीजिंग टोन में कहती है, वो बहुत अच्छा लग रहा है ना। एल्स मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हैं। अब मीटिंग ऑफिशियली शुरू होती है, लेकिन टाकुटो अपने आउटफिट की तारीफों में थोड़ा ज्यादा खो जाता है। आटू हल्के से साय लेकर बोलता है, ठीक है, मैं ही मीटिंग कंटिन्यू करता हूं, जब जरूरत पड़ी तो तुमसे एडवाइस ले लेंगे। टाकुटो मुस्कुराकर कहता है, परफेक्ट प्लान। सबसे पहले मोल्टार पूछता है, हमें सबसे पहले किस तरह की बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। आटू कहता है, फूड प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। वो एक अजीब सा प्लांट निकालता है, दिखने में थोड़ा क्रीपी, ऑलमोस्ट स्कैरी। एल्स उसे देखकर घबरा जाते हैं, ये क्या चीज है। आटू आमली बताता है, ये हमारा मीट प्लांट है, ऐसा पौधा जो मांस जैसा टेस्ट देने वाला एडिबल फ्लैश ग्रो करता है। एल्स शॉक्ड हो जाते हैं, हम तो ह्यूमंस का मांस नहीं खाते। आटू हंसकर कहता है, रिलैक्स, ये एक्चुअल ह्यूमन मीट नहीं है, बस टेस्ट वही है। शुरुआत के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वो आगे बताता है कि फ्यूचर में वो अलग अलग क्रॉप्स और फूड टाइप्स इंट्रोड्यूस करेगा ताकि सोसाइटी बैलेंस डाइट पर आ सके। फिर वो एमिली को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो फार्मिंग एरियाज और स्टोरेज वेयरहाउसेस एस्टैब्लिश करे। एमिली तुरंत काम संभाल लेती है। अब आटू एजेंडा के अगले टॉपिक पर आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो बोलता है, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा, स्पेशली मैजिक टेक्नोलॉजी पर। मोल्टार उत्साहित होकर पूछता है, किस तरह की मैजिकल रिसर्च करें। आटू गंभीर टोन में कहता है, मिलिट्री मैजिक। वो समझाता है कि नॉर्मल अटैक मैजिक सिर्फ कुछ टारगेट्स को हिट करती है, लेकिन एडवांस्ड मिलिट्री मैजिक पूरे शहरों को मिटा सकती है और टेरेन को भी बदल सकती है। आटू आदेश देता है कि जिन एल्स में स्ट्रॉन्ग मैजिकल टैलेंट है उन्हें रिसर्च यूनिट में भेजा जाए। मोल्टार प्रेरित होकर बोलता है, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा स्पेल बनाऊं जो इस दुनिया ने पहले कभी देखा ही ना हो। अब विषय आता है मिलिट्री स्ट्रैटेजी। जिया खुश होकर बोलता है, फाइनली मेरी बारी। लेकिन टाकुटो बीच में बोल देता है, रिलैक्स, अभी हम आर्मी पर हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। आटू कामली जोड़ता है, एग्जैक्टली, आर्मी को मेंटेन करना महंगा है और पीस के टाइम में वो कुछ रिटर्न नहीं देती। अभी प्रायोरिटी है ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैजिक प्रोग्रेस। जिया कहता है कि अभी उनके पास अपने राजा की रक्षा करने लायक पर्याप्त ताकत नहीं है, इसलिए फिलहाल पूरा फोकस सेना को मजबूत करने पर होना चाहिए। मोल्टर भी उसकी बात से सहमत होता है। वो कहता है कि डार्क एल्व्स के लीडर होने की वजह से उसके और जिया दोनों के सिर पर इनाम लगे हुए हैं और ऐसे में उनके दुश्मन कभी भी किंगडम पर हमला कर सकते हैं। ताकुतो उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और फिर कामली फैसला लेता है कि अब वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक हीरो बनाएगा। अतु तुरंत अग्री करती है। वो बताती है कि हाँ, हीरो बनाना महंगा प्रोसेस है, लेकिन एक बार बनने के बाद उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब अभी की ज़रूरतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है। दूसरे एल्व्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हीरो होता क्या है। अत्तू हंसते हुए समझाती है कि हीरो वो अविश्वसनीय रूप से पावरफुल प्राणी होते हैं जो सीधे राजा के आदेशों पर काम करते हैं। हर हीरो को समन करने के अपने अलग अलग कंडीशंस होते हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वो अपना पहला हीरो बहुत जल्द बुला सकते हैं। और ताकुतो ये सुनकर जेन्युइनली एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें माना से ही चलती हैं और किसी भी किंगडम को माना अपने लोगों से ही मिलता है। लोग जितने ज़्यादा खुश होंगे उतने ज़्यादा माना जनरेट होगा। इसलिए वो ठान लेता है कि वो अपने राज्य को इस धरती का सबसे खुशहाल किंगडम बनाएगा। उधर क्वालिया के होली किंगडम में लोनियस नाम का एक यंग वॉरियर चुना गया है उस टीम के लिए जिसे कर्स्ड फॉरेस्ट की जांच के लिए भेजा जा रहा है। उसके साथ एक सीनियर वॉरियर वोटल भी है जो अपना ज़्यादातर वक्त लोनियस को इरिटेट करने में बिताता है, क्योंकि लोनियस थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल और सीधा साधा है।
वर्टिल कंप्लेंट करता है कि इतनी डेंजरस जगह पर सिर्फ 2 वॉरियर्स और कुछ मर्सनरीज भेजना बिल्कुल गलत है। वो कहता है कि चर्च को सेलिना की प्रोफेसी को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। लोनियस अग्री करता है, लेकिन अंदर से जानता है कि वो हायर रैंक ऑफिसर्स के डिसीजंस को चैलेंज नहीं कर सकता। उसे साफ एहसास है, अगर मिशन सफल रहा तो ग्लोरी मिलेगी, लेकिन अगर असफल हुआ तो सारा ब्लेम उसी पर आएगा। वापस मिनाग्रा में ताकुतो अपने सिविलाइजेशन की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये सीन देखकर उसके अंदर नॉस्टैल्जिया भर जाता है। उसने सिविलाइजेशन की शुरुआती फेज को हजारों बार स्क्रीन पर देखा है, लेकिन इस बार वो उसे सच में करीब से महसूस कर रहा है। एमले उसे पूरे एरिया का टूर करवाती है और बताती है कि डार्क एल्व्स पेड़ों पर घर बनाने में बहुत स्किल्ड हैं, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि उनका ज़्यादा ध्यान मीट ट्रीज की ग्रोथ पर है। फिर भी वो बताती है कि मीट ट्रीज अब बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं और स्टोरेज और मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ भी तैयार हो चुकी हैं। एमले आगे बताती है कि उन्हें पास ही एक स्वीट वाटर स्प्रिंग मिला है और अब वो लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या उससे रेगुलर पानी निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ मॉल्टर और बाकी मैजिशियंस ने नया रिसर्च बिल्डिंग बना लिया है और वहाँ डे नाइट मेहनत कर रहे हैं। ये सुनकर ताकुतो जेन्युइनली खुश होता है। उसे और भी अच्छा लगता है ये देखकर कि डार्क एल्व्स खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे नए वाटर सोर्सेज खोजना। वो नोटिस करता है कि जो एल्व्स शुरुआत में थके और निराश दिखते थे, अब वो खुश और मोटिवेटेड लग रहे हैं। जब वो ये बात एमले को बताता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ताकुतो थोड़ा घबरा जाता है सीइंग हर ब्रेकडाउन, लेकिन एमले जल्द ही खुद को संभालती है और टूर फिर से शुरू करती है। वो ताकुतो और अतु को मीट ट्री फील्ड्स दिखाती है और बताती है कि ताकुतो के बनाए नए टूल्स की वजह से अब पहली हार्वेस्ट बहुत जल्द पॉसिबल है। इसके बाद वो दोनों को उस जगह ले जाती हैं जहाँ एल्व्स ने स्वीट वाटर सोर्स खोजा था, लेकिन इस बार वहां पहुंचकर सबके चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि अब वहां का माहौल बिल्कुल डार्क और हैवी महसूस हो रहा होता है। पानी भी पहले से काला पड़ चुका है और एमले निराश होकर कहती है कि अब शायद ये पानी यूजेबल नहीं रहा। इससे पहले कि अतु कुछ एक्सप्लेन कर पाती, मॉल्टर और जिया भी वहां पहुंच जाते हैं और पानी देखकर वही कंक्लूजन निकालते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर अतु बिना कुछ कहे पानी का एक सिप लेती है और कामली बोलती है, इट्स कम्प्लीटली सेफ टू ड्रिंक। सब थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं। वो आगे बताती है कि ये जगह अब डार्क और ग्लूमी इसलिए लग रही है क्योंकि कर्स टेरेन नाम की एक स्पेशल एबिलिटी की वजह से ये हिस्सा अब मिनाग्रा का हिस्सा बन चुका है। ताकुतो तुरंत सब एल से कहता है कि गहरी सांस लो। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, अचानक सबको अपने अंदर एक अजीब सी शांति और एनर्जी महसूस होती है, जैसे कोई नया लाइफ फोर्स उनके शरीर में दौड़ गया हो। और यहीं से कहानी का टोन थोड़ा और इंटेंस होने लगता है। अतु सबको समझाती है कि कर्स्ड टेरेन उन प्राणियों को फायदा पहुंचाता है जिनका अलाइनमेंट ईविल होता है, जबकि जो न्यूट्रल या गुड अलाइनमेंट वाले होते हैं उनके लिए ये एरिया एक तरह की सजा जैसा काम करता है। चूंकि अब डार्क एल्व्स मिनाग्रा का हिस्सा हैं, इसलिए उनका अलाइनमेंट ईविल में शिफ्ट हो चुका है। मतलब ये काला पानी उनके लिए बिल्कुल हार्मलेस है। जिया क्यूरियोसिटी में थोड़ा पानी पीकर कंफर्म भी कर लेता है और वाकई उसे कोई नुकसान नहीं होता। फिर अतु कामली बताती है कि बहुत जल्द पूरा जंगल इस कर्स्ड टेरेन का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ताकू तो थोड़ा स्केप्टिकल है। उसे लगता है कि ये सब उतना इजी नहीं होगा क्योंकि कर्स्ड जोन दिखने में बहुत नोटिसेबल है। मोल्टर भी उससे अग्री करता है और कहता है कि जब पूरा जंगल इतना डार्क और अननेचुरल दिखेगा तो दुश्मनों के लिए उन्हें स्पॉट करना आसान हो जाएगा। जिया फिर से सुझाव देता है कि पहले सेना को प्रायोरिटी दें, लेकिन अतु और ताकू तो दोनों उसे समझाते हैं कि वो जल्द ही एक हीरो समन करने वाले हैं जो उनकी पूरी रक्षा करेगा। मोल्टर अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वो पूछता है कि ये हीरो आखिर होता क्या है। अतु बिना कुछ कहे बस मुस्कुराती है और फिर अचानक उसकी पीठ से काले टेंड्रिल्स निकलते हैं। वो चारों तरफ के पेड़ों को एक झटके में काट देती है। सबके चेहरे स्टन्ड हो जाते हैं। फिर वो कामली बोलती है कि मैं खुद एक हीरो हूँ और ये सिर्फ मेरी ताकत का 1% था। वो बताती है कि अगर वो चाहे तो अकेले पूरी सेना मिटा सकती है। ताकू तो इम्प्रेस्ड होकर हंसता है और एल्फ से कहता है कि देखा, यही होते हैं हीरोज, अनबिलीवेबल बीइंग्स जो बिना कुछ किए टाइम के साथ और भी पावरफुल बनते जाते हैं। लेकिन फिर वो जल्दी से टॉपिक बदल देता है और अतु को टोक देता है कि पावर दिखाने के लिए पूरे जंगल को ही मत साफ कर दो, अब ये गंदगी साफ तुम ही करोगी। दूसरी तरफ एल्व्स अभी तक शॉक में हैं। उन्होंने ऐसा स्पेक्टेकल पहले कभी नहीं देखा था। वो सब एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि उनका राजा वाकई महान है जिसके पास इतने इनक्रेडिबल सबऑर्डिनेट्स हैं। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब उनके राजा के लिए ग्रैंड पैलेस बनना चाहिए। लेकिन ताकू तो उन्हें मोकता है। वो कहता है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एल्व्स मानने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि उनका राजा उनके जैसे साधारण घरों में नहीं रह सकता। अतु भी सॉफ्टली कहती है कि पैलेस बनने से लोगों का हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा, जिससे माना भी ज़्यादा जनरेट होगा। ये सुनकर ताकुतो थोड़ा सोचता है और फिर अनुमति दे देता है। वो कैजुअली कहता है कि एक दिन मुझे उड़ता हुआ किला चाहिए, लेकिन अभी के लिए नॉर्मल पैलेस भी चलेगा। इधर कहानी का फोकस बदलता है। लोनियस और वर्टिल की लीड में एक्सपीडिशन टीम अब दक्षिण के कर्स्ड फॉरेस्ट्स की ओर निकल चुकी है। वर्टिल अभी भी टीम के छोटे साइज से इरिटेट है, लेकिन लोनियस कामली एक्सप्लेन करता है कि ये उनका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्थर्न बॉर्डर्स पर पहले से ही हैवी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। नॉर्थ में अचानक ईवल अलायंस स्पीशीज प्रकट हुई हैं। वो सिटीज पर हमला कर रही हैं, विलेजेस जला रही हैं और किंगडम की ज्यादातर फोर्सेस वहां लगाई गई हैं। इसलिए साउथ मिशन में सिर्फ लिमिटेड ट्रूप्स भेजे गए हैं। काफिले में मौजूद कुछ मर्सनरीज बात करते हैं कि नॉर्थ में हालात बेहद खराब हैं और वो खुद को लकी मानते हैं कि उन्हें वहां नहीं भेजा गया। कोई कैजुअली बोल देता है कि सुना है वहां किसी विच का चक्कर चल रहा है। बाकी सब हंसते हैं, लेकिन थोड़ा डर भी महसूस करते हैं। रात में क्यूरियोसिटी में लोनियस उस मर्सनरी बार्गो से पूछता है कि वो चुड़ैल वाली बात क्या है। बार्गो धीरे से बताता है कि ऐसी अफवाहें हैं कि नॉर्थ में सारे मॉन्स्टर्स एक विच की वजह से उभर रहे हैं, लेकिन लोनियस ये थ्योरी रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि एक अकेला इंसान इतने सारे राक्षस पैदा नहीं कर सकता। बार्गो सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है कि शायद कोई कल्ट हो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहे, वर्टिल उसे डांट देता है, अपनी जुबान बंद रख वरना हम सबकी किस्मत खराब कर देगा। लोनियस अनॉयड होकर उसे घूरता है, क्योंकि वर्टिल अब तक नशे में होता है। वो उसे रिमाइंड कराता है कि हम भगवान के योद्धा हैं, हमें शराब पीने की इजाज़त नहीं। वर्टिल मुस्कुराते हुए रिलीजियस टेक्स्ट पर डिबेट करने लगता है, फिर सबको इग्नोर करके वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जो उसे और ड्रिंक परोसती है। इसी बीच बार्को फिर से लोनियस से पूछता है कि तुम दोनों जैसे वॉरियर्स को इतनी दूर साउथ में क्यों भेजा गया है? कहीं ये किसी और चुड़ैल का मामला तो नहीं? लोनियस कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। तभी वर्टिल टेबल पर झुककर बोलता है, मुझे कुछ इन्फो मिली है। हाल में कुछ डार्क एल्व्स इन कर्स्ड फॉरेस्ट की ओर भागे हैं। शायद चर्च हमें उन्हें हंट करने भेज रहा है। बार्गो को यह सुनकर राहत मिलती है। वो हंसकर कहता है कि अच्छा है, डार्क एल्व्स से निपटना आसान रहेगा। ये हत्या और कर्ज देने में एक्सपर्ट है, इन्हें खत्म करना ही बेहतर है। लोनियस भी मानता है कि अगर डार्क एल्व्स को रोका नहीं गए तो वो आगे जाकर बड़ा खतरा बन सकते हैं, लेकिन वर्टिल उससे काम करता है कि रिलैक्स, ये बस रिकनेसेंस मिशन है, अगर हालात बिगड़े तो हम फाइट नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। पर लोनियस अभी भी अड़ा रहता है। वो कहता है कि हम वॉरियर्स हैं, अगर बुराई दिखे तो उसे मिटाना हमारा ड्यूटी है। वर्टिल उसे समझाता है कि हीरो बनने के चक्कर में खुद को मत मरवा, हमारे घर पर फैमिलीज हैं, हमें सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। अब वापस मिनाग्रा में मीट ट्रीज की पहली हार्वेस्ट तैयार है। पूरा विलेज सेंट्रल ऑल्टर के आसपास इकट्ठा है और ताकुतो बीच में खड़ा है। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं। वो धीरे धीरे अपना माना उन फलों में प्रवाहित करता है और अगले ही पल एक विशाल कीट वहां प्रकट होता है। सबके चेहरे डिसबिलीफ से भर जाते हैं। डार्केल्स को यकीन नहीं होता कि उसने सिर्फ फलों से लाइफ बना दी। अतु प्राउडली मुस्कुराती और कहती है कि ये तो उसकी असली ताकत का 1% भी नहीं है। वो एल्स को समझाती है कि ताकुतो की ताकत टाइम के साथ बढ़ती जाएगी और उसकी डिविनिटी से और भी मिरेकल्स होंगे। सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। बाद में ताकुतो अपने थ्रोन पर लौटता है, थोड़ा एग्जॉस्टेड लेकिन खुश। उसे ये देखकर रिलीफ मिलता है कि वो फूड से जीव बना सका। वो सोचता है कि ये पावर शायद गेम की किसी हिडन फीचर जैसी है, लेकिन अभी रियल वर्ल्ड में भी काम कर रही है। कैसे, वो नहीं जानता। अतु सॉफ्टली कहती है कि इस पर ज़्यादा मत सोच, हमने किंगडम के लिए नए जीव पैदा करने का तरीका खोज लिया है, बस इतना काफ़ी है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अब टाइम है अगले फेज पर जाने का। ताकुतो सहमति में सर हिलाता है और कहता है कि जैसे ही पर्याप्त माना इकट्ठा हो जाएगा, मैं पहला हीरो समन करूंगा। अथु एक्साइटेड होकर पूछती है कि कौन सा? ताकुतो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, द क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स, इसला। अतु इम्प्रेस होती है, परफेक्ट चॉइस, वो कहती है। ताकुतो समझाता है कि इसला सभी इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स को स्ट्रेंथन कर सकती है और उन्हें फ्रंटलाइन फाइटर्स बना सकती है। वो ऐसे लार्वे बना सकती है जो बेसिक काम संभाल लें, यानी वो एक साथ दोनों फ्रंट्स पर अपने किंगडम को सपोर्ट कर सकती है। अदु ये सुनकर खुश हो जाती है कि उसने इतनी मैच्योरिटी से सोचा। ताकुतो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इसला ही बेस्ट ऑप्शन थी, बाकी सब तो अभी भी मेंटली अनस्टेबल हैं। अदु भी मान जाती है क्योंकि वो जानती है कि बाकी हीरोज को अभी सालों की हीलिंग की जरूरत है। ताकुतो कहता है, उम्मीद है किसी दिन उन्हें भी बुला पाऊंगा, लेकिन अभी नहीं।
दूसरी तरफ लोनियस और उसकी टीम बाग कॉन्टिनेंट पर पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में उन्हें अपना पहला ओपोनेंट मिल जाता है, एक ह्यूज माउंटेन जाइंट। लोनियस तुरंत मर्सिनरीज को ऑर्डर देता है कि वे उसके साथ अटैक करें, लेकिन वर्टाल बीच में बोलता है, नो नीड, मैं अकेला ही निपट लूंगा, हमारे पास टाइम वेस्ट करने का लग्जरी नहीं है। वो तेजी से जाइंट की ओर बढ़ता है, दोनों तलवारें ड्रॉ करके। बाकी सभी बस खामोश खड़े उसे देखते हैं। वर्टाल अपनी तलवार को होली एनर्जी से एन्चैंट करता है। जाइंट उस पर वार करने से पहले उसे कामली ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वर्टाल उसके मैसिव क्लब को रोक लेता है और होली ब्लेड से क्लीन कट मार देता है। उसके बाद वो हवा में उछलता है और रैपिड स्लैशेस की बरसात कर देता है। जाइंट को किसी काउंटर अटैक का मौका ही नहीं मिलता और वो वहीं ढेर हो जाता है। वर्टाल कैजुअली लौट आता है। लोनियस इंप्रेस होकर कहता है, मिशन तो अब ईजी होगा, हमने सही बंदा पकड़ लिया। लेकिन वर्टाल के एक्सप्रेशन से साफ है उसे ये उतना सिंपल नहीं लग रहा, और यही बात लोनियस को इरिटेट करती है। अब सीन कट होता है माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की ओर। ताकू तो आराम से बर्गर खा रहा होता है। अदू से टोकती है, थोड़ा हेल्दी खाना भी ट्राई कर लो। ताकू तो हंसते हुए जवाब देता है, हॉस्पिटल में महीनों तक सिर्फ हेल्दी खाना खाया है, अब तो कुछ टेस्ट वाला चाहिए। वो भी उसे देखकर बोलता है, तुम खुद पिछले कुछ दिनों से बस सैलेड खा रही हो, सीरियसली? अदू हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे यही पसंद है। फिर वो दोनों बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन अब कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। ताकू तो अचानक कहता है, डिनर के बाद मोल्टर और बाकी सबको बुला लो, हमारे स्काउट बग्स ने आसपास का पूरा मैप बना लिया है, अब टाइम है नेक्स्ट मूव का। वो अदू से कंफर्म करता है कि पास वाला शहर क्वालिया के होली एम्पायर का हिस्सा नहीं है। अदू सिर हिलाकर कहती है, नहीं, वो न्यूट्रल टेरिटरी है। ताकू तो राहत की सांस लेता है, परफेक्ट, मतलब हम उनसे पीसफुली डील कर सकते हैं। अदू थोड़ा टीज करती है, ऐसा बोलकर खुद ही अपशगुन मत कर दो। ताकू तो हंस देता है, कुछ नहीं होगा, चिल। लेकिन तभी उसे अपने बग से एक अलर्ट मिलता है। एक हेवीली आर्म्ड ग्रुप जंगल की तरफ बढ़ रहा है। ताकू तो कामली बोलता है, ट्राई करना कि पीसफुली हट जाएं, अगर नहीं माने देन बी रेडी। वो हेवीली आर्म्ड ग्रुप दरअसल लोनियस और वर्टाल की स्क्वाड होती है। जैसे ही वे डेंस जंगल में पहुंचते हैं, वर्टाल सभी को रोक देता है, वेट, कोई है यहाँ। तभी अदू निकलती है, काले कपड़ों में पूरा चेहरा ढका हुआ। वर्टाल पूछता है, कौन हो तुम? वो कहती है, मैं डार्क एल्फ हूँ, अपने क्लैन के साथ यहाँ रिफ्यूज में रहती हूँ और हमारे लिए बाहर की दुनिया अब सुरक्षित नहीं है। वर्टाल उसकी बात समझता है और पोलाइटली कहता है, हमें बस अंदर की जांच करनी है, प्लीज रास्ता दो। अदू सख्ती से कहती है, अंदर मत जाओ। वर्टाल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन लोनियस अचानक गुस्से में चिल्लाता है, ईश्वर के सेवकों को रोकने की हिम्मत कैसे की तुमने? वर्टाल तुरंत पलटकर कहता है, शट अप, बीच में मत बोलो। लोनियस का चेहरा लाल पड़ जाता है, टेंशन क्लियरली बढ़ जाती है। वर्टाल फिर अदू की तरफ मुड़ता है, अगर हम अंदर नहीं जा सकते तो बताओ क्यों? अदू शांत लहजे में कहती है, वहां बस कुछ एल्व्स हैं जो शांति से जीना चाहते हैं। वो पलटकर पूछती है, और तुम्हें इस ईश्वर त्यागी जगह में आने को इतने डेस्परेट क्यों हो? वर्टाल थोड़ी देर सोचकर बताता है, सांतेज ने विजन में यहाँ कुछ डार्क एनर्जी देखी थी, जब तक खुद ना देख लूं लौट नहीं सकता। मर्सिनरीज शॉक्ड रह जाते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं था। लोनियस चिढ़कर कहता है, तुम क्लासिफाइड प्रोफेसी ऐसे कैसे रिवील कर सकते हो? वर्टाल गरजता है, कभी कभी ट्रुथ बताना जरूरी होता है। लोनियस फ्यूरियस हो जाता है, तुम्हें कोई राइट नहीं है डिवाइन विजन रिवील करने का। लेकिन वर्टाल इग्नोर करके अदू से कामली कहता है, बस थोड़ी देर अंदर जाके देख लूं। अदू का टोम अचानक ठंडा पड़ जाता है, अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए तुम समय बर्बाद करो। वो कहती है, टर्न बैक, अभी। लोनियस इस डिसरिस्पेक्ट से जल उठता है, एक डार्क एल्फ ईश्वर की भविष्यवाणी को चुनौती दे रही है। वो हवा में सटल टेंशन महसूस करता है और अब पक्का मान लेता है कि जंगल में कुछ छिपा है। वर्टाल अब भी शांत है। वो अदू से कहता है, भगवान की कसम खाकर कहो कि अंदर क्वालिया को कोई खतरा नहीं। अदू बिना झिझक कहती है, कसम खाती हूँ, क्वालियो को हमसे नहीं, हमें क्वालिया से डर है। वर्टाल ये सुनकर फाइनली सेटिस्फाइड हो जाता है और अपनी तलवार नीचे कर देता है, हम लौट रहे हैं। लोनियस डिसबिलीफ में चिल्लाता है, वो औरत कुछ छिपा रही है। वर्टाल झल्ला जाता है, तुम कावड़ हो, अपने डर को दूसरा पर मत धोपो, हमने कुछ नहीं पाया, मिशन ओवर। वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन लोनियस अब कंप्लीटली लूज कर चुका है। वो गरजता है, तुमने दुश्मन को प्रोफेसी दी और ड्यूटी छोड़ दी, मैं तुम्हारे अधिकार रिवोक करता हूँ। फिर वो मर्सिनारीज की तरफ मुड़कर आदेश देता है, जंगल में जाओ, पता लगाओ अंदर क्या बुराई छिपी है। बार्गो तुरंत मान जाता है, क्योंकि आखिर लोनियस ही उनके पेस्लिप्स पर साइन करता है। अदू बेचैनी से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मत जाओ अंदर, लेकिन लोनियस ठंडे स्वर में कहता है, उसे पकड़ लो। वर्टाल चिल्लाता है, डोंट टच हर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, टेंशन अब विस्फोट के कगार पर पहुंच चुकी थी। अडू बस गहरी सांस लेती है, लगता है बात अब कंट्रोल से बाहर चली गई है। और अगले ही पल कुछ ही सेकंड्स में सारे मर्सनरीज उसके स्पाइक्स पर वैसे चढ़ जाते हैं जैसे फ्रेश कबाब सीखों पर। लोनियस शॉक में वहीं गिर जाता है बेहोश, उसे तो याद भी नहीं कि हुआ क्या था। सिर्फ वर्टल ही एक ऐसा इंसान है जिसने पूरा सीन देखा और अब उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। वो लोनियस की तरफ मुड़कर हकलाता है, वीर फाइटिंग अ विच, ये औरत इंसान नहीं है।
अडू हंस देती है अपना डिस्गाइज उतारते हुए। हाँ, बात तो बड़ी पीसफुली चल रही थी, अफसोस इसे इस तरह खत्म होना पड़ा। बाकी बचे हुए मर्सिनरीज और लोनियस का चेहरा अब सफ़ेद पड़ चुका है। वर्टल बारगो से कहता है, किसी को अभी मैसेज लेकर वापस भेजो। बारगो कांपते हुए जवाब देता है, हमारे सारे मैसेंजर्स तो पहले ही मर चुके हैं। अडू हल्की सी आह भरती है, फिर अचानक जोर से हंसती है। तो यही है वो कैलामिटी जिसे तुम खोज रहे थे। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिल गई। वो कहती है, अब बताओ आगे क्या करने वाले हो। मर्सिनरीज डर कर भागने लगते हैं, लेकिन वर्टल चीख पड़ता है, रुको, अब इतना फंस चुकी हो कि भागने का कोई मीनिंग नहीं बचा। वो ऑर्डर्स देता है, सब तैयार हो जाओ, हम लड़ेंगे। फिर खुद बुदबुदाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अडू ठंडी हंसी के साथ कहती है, बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब उस बेवकूफ़ इंसान की गलती है जिसे लगा कि उसका फेथ पूरी दुनिया से बड़ा है। अब वो कीमत देगा। वर्टल अब और बर्दाश्त नहीं करता। आर्चर्स अटैक। तीरों की बारिश होती है, लेकिन अडू के लिए उन्हें रोकना बच्चों का खेल है। वो कामली खड़ी है, पर उसकी आंखों में अब वो फेमिलियर मैडनेस चमक रही है। वो असली मॉन्स्टर मोड में आ चुकी है। लोनियस पैनिक में वर्टल से पूछता है, आखिर विच होती क्या है। वर्टल गहरी आवाज़ में जवाब देता है, मुझे मिशन से पहले बता देना चाहिए था, लेकिन वो एक और रूल तोड़ना होता। वो समझाता है, विचेस आपदा स्तर की क्रिएचर्स हैं। सेंट्स ने उनकी भविष्यवाणी की थी। चर्च के टॉप ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया कि वे हमारे रेल्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उत्तर में जो आपदा आई थी वो भी एक विच की वजह से थी, और मुझे पूरा यकीन है ये औरत भी वैसी ही है। अडूम की बात सुनकर बोर हो जाती है। इनफ टॉकिंग, अटैक करो, नहीं तो मैं करती हूँ। वर्टल तुरंत कमांड देता है, सभी पीछे हटो, अब सिर्फ मैं और लोनियस लड़ेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं, अपने शरीर को होली एनर्जी से एन्चांट करते हुए। अडू के टेंटिकल्स बिजली की गति से उन पर झपटते हैं, लेकिन पैलेडिन्स की सीक्रेट पावर सच में फर्क दिखाती है। वो उसके टेंटिकल्स को चीर देते हैं। अडू थोड़ा स्टंट रह जाती है। ओह, होली पावर वाकई असर कर रही है। वो सोच में पड़ती है, और उसी पल वर्टल अचानक रश करता है, उसके एक और टेंटिकल को काट देता है। लोनियस भी एक और काट देता है। अब बस 2 बचे हैं। वर्टल कॉन्फिडेंटली कहता है, अगर बाकी 2 भी गिरा दिए तो हम जीतेंगे। लेकिन अडू का एक्सप्रेशन अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब जेन्युइनली गुस्से में है। वो 2 मर्सनरीज को पकड़कर टेंटिकल से हवा में उठा लेती है, जैसे वार्निंग दे रही हो कि अब देखो तुम क्या करते हो। वर्टल कोल्ड टोन में बोलता है, डजंट मैटर, शी इज अ थ्रेट टू द किंगडम, अटैक। लोनियस हिचकिचाता है, पर वर्टल आगे बढ़ चुका है। दोनों पैलेडिन्स एक साथ वार करते हैं, टेंटिकल से बंधक मर्सिनरीज को काट डालते हैं। अडू चौंक उठती है, क्या इन दोनों ने अपने ही साथियों को मार दिया? पैलेडिन्स को लगता है कि अब जीत उनकी है, लेकिन अडू तो उन्हें पूरे टाइम मैनिपुलेट कर रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराती है। अब शो का असली क्लाइमैक्स देखो। एक ही पल में उसके चारों तरफ सैकड़ों टेंटिकल्स निकल आते हैं। वर्टल पलक झपकने से पहले ही एक ह्यूमन पिनकुशन बन जाता है। लोनियस के मुंह से सिर्फ एक चीख निकलती है। वर्टल खून में लथपथ फुसफुसाता है, भागो, लेकिन अडू उसका सिर भेद देती है, साफ, तेज, बेरहम। वर्टल की बॉडी वहीं गिर जाती है। लोनियस अब डिसबिलीफ में है। अडू की आवाज़ अब उसके पीछे से आती है, सोचा था बस 6 टेंटिकल्स हैं, मैं जितने चाहूँ बना सकती हूँ। लोनियस के पैर कांपने लगते हैं। अब उसे समझ आता है कि वो कभी जीत ही नहीं सकते थे। वो चिल्लाता है, सभी भागो, हर दिशा में फैल जाओ, बस एक आदमी भी किंगडम पहुंचा तो काफ़ी है। मर्सिनरीज हर तरफ दौड़ पड़ते हैं। अडू बस खड़ी होकर देखती है, फिर इरिटेशन से सर झटकती है। कावर्ड्स। और अगले ही पल डार्क एल्व्स उनके पीछे निकल पड़ते हैं। अडू का ध्यान फिर लोनियस पर जाता है, जो अब भी वहीं खड़ा है, आखिरी डेस्परेट कोशिश के लिए। वो चिल्लाकर अडू पर वार करता है, लेकिन अडू उस होली सॉर्ड को नंगे हाथ से रोक लेती है। लोनियस की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। इम्पॉसिबल। अडू मुस्कुराती है, मैंने वर्टल से होली पावर चुरा ली है, और उसके साथ वो सब टेक्निक्स भी जिसमें उसे सालों लगे थे। वो उसे पीछे धकेलती है। उसकी यादें भी मेरी हैं, उसकी इमोशंस भी। लोनियस कांपती आवाज़ में पूछता है, तुम क्या कह रही हो? अडू गंभीर स्वर में कहती है, वर्टल सिर्फ स्किल्ड नहीं था, उसने आखिरी सांस तक अपने साथियों की चिंता की, और अब वो मर चुका है तुम्हारे मूर्ख अहंकार की वजह से। लोनियस फुसफुसाता है, नहीं, उसकी विल अभी भी जिंदा है, सोल्जर्स किंगडम पहुंचेंगे। तभी चारों तरफ से चीखें गूंज उठती हैं। अडू हंसने लगती है, मैंने डार्क एल्व्स को पहले ही आदेश दे दिया था, कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। लोनियस की आंखों में अब सिर्फ टूटन बची है। वो गुस्से में अडू पर टूट पड़ता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। अडू से तुरंत काबू में कर लेती है और उल्टा लटका देती है। उसका चेहरा अब डर और पछतावे से भरा है। अडू ठंडी आवाज में कहती है, अगर तुम वर्टल की तरह लौट जाते तो आज अपने परिवार के पास होते, लेकिन अब तुम मरोगे और तुम्हारे परिवार की बारी अगली है। वो आगे बढ़ती है,
जहाँ जहाँ तुम्हारे लोग गुजरे थे मैं हर गांव, हर कस्बे को मिटा दूंगी और सारा ब्लेम तुम्हारे नाम पर जाएगा। अडू की आंखों में पागलपन चमक रहा है। तुम्हारे राजा ने कहा था जब लोग तुम्हें नीचे देखने लगें तो जिंदगी खत्म हो जाती है, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि कोई मुझे नीचा ना देखे। लाखों को मार दूंगी और हर कोई तुमसे नफरत करेगा। लोनियस की आखिरी हिम्मत टूट चुकी है। वो कांपते हुए फुसफुसाता है, रुक जाओ प्लीज। अडू हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम एक अच्छे इंसान रहे होगे, अपने देश और परिवार से प्यार करने वाले, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे सैंक्टिमोनियस लोग सबसे ज़्यादा नफरत है। वो फुसफुसाती है, अब स्वर्ग में अपनी छोटी सी सीट से मेरा मैसेकर देखना। लोनियस चीख कर कहता है, रुको, लेकिन अडू बस धीरे से कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। वो उसे पकड़कर अतु उसे लिटरली टुकड़े टुकड़े कर देती है और वहीं उसकी सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद वो क्लिफ के एज पर खड़ी होती है, खामोश, अपने किए हुए हर काम और आने वाले कल के बारे में सोचते हुए। नीचे खून से भरे गड्ढे में लोनियस की वेडिंग रिंग धीरे धीरे डूबती जाती है और वो बस उसे ठंडी नजरों से देखती रहती है। तभी पीछे से जिया, अब लड़का और कुछ डार्क एल्व्स पहुंचते हैं। वे झुककर बताते हैं कि उन्होंने सारे मर्सनरीज का ख्याल ठीक वैसे ही रखा जैसे उसने कहा था। अतु बस हल्की सी मुस्कान देती है, गुड, अब सफाई का काम तुम लोग संभालो। इतना कहकर वो मुड़ती है, जाने ही वाली होती है कि जिया थोड़ा हिचकिचाता हुआ एज अ बॉय पूछता है, माय लेडी, क्या आप वाकई वो सब करने वाली हैं जो आपने लोनियस से कहा था? अतु एक पल के लिए रुकती है, चेहरा सीरियस हो जाता है, फिर अचानक मुस्कुराकर कहती है, ओ प्लीज, आई वॉज जस्ट मैसिंग विथ हिम। मैं तो पैसिफिस्ट हूं ना, बस उसे थोड़ा डराना चाहती थी। और बस वही अजीब सा हंसी वाला टोन वापस लौट आता है। वो तुरंत तकुटो के पास लौटने की बात करती है क्योंकि उसे एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट में लिखा था कि उत्तर में एक और विच मौजूद है और ये दोनों के लिए चौंकाने वाली बात थी क्योंकि गेम में तो विचेस जैसी कोई एंटिटी थी ही नहीं। तकुटो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, तो मतलब ये दुनिया गेम जैसी नहीं है? अतु सिर हिलाती है, कुछ चीजें सेम है बट बाकी कंप्लीटली डिफरेंट। फिर मुस्कुराते हुए जुड़ती है, बट हे, ये फर्क हमारे फेवर में भी काम आ सकता है। तकुटो कंफ्यूज होकर पूछता है, मतलब? और अतु समझाती है, इस दुनिया में मैं अपने दुश्मनों को हराने के बाद सिर्फ उनकी पावर्स ही नहीं, उनकी मेमोरीज का हिस्सा भी अब्सॉर्ब कर सकती हूँ। इमेजिन कितना काम का है ये। वो थोड़ा एक्साइटेड होकर बताती है कि उसे पहले ही क्वालिया एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, उन 2 वॉरियर्स की यादों से जिन्हें उसने मार दिया था। क्वालिया फिलहाल नॉर्थ में अनरेस्ट फैलाने में बिजी है, तो फिलहाल हमें लेके ज्यादा बॉदर्ड नहीं होंगे, लेकिन सर्वे टीम के गायब होने से डाउट जरूर उठेंगे। तकुटो कामली जवाब देता है, अगर वो कुछ कदम उठाएंगे भी तो बहुत सावधानी से, उन्हें नहीं पता वे किससे डील कर रहे हैं। अतु को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नॉर्थ की विच के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस है। तकुटो पूछता है, तो तुम्हें पैलेडिन की मेमोरी से उस विच के बारे में कुछ पता चला? अतु थोड़ा सोच के कहती है, कुछ स्पेसिफिक नहीं, बस इतना पता है कि उसने नॉर्थ में पूरे मिलिट्री स्केल पर डेवास्टेशन मचाया था। फिर अचानक उसे एक नाम याद आता है, इरोकिनो, द विच ऑफ सिब्स। तकिटो की आंखों में चमक आ जाती है। अगर सिर्फ एक विच किसी पूरे देश को मिलिट्री स्तर पर नुकसान पहुंचा सकती है, तो शायद वो भी हमारी तरह अर्थ से आई होगी। उसका टोन अब सीरियस है, वो शायद किसी हीरो यूनिट जितनी पावरफुल है, हमें उससे सावधान रहना होगा। अतु धीरे से मुस्कुराती है, वो भी हमारी तरह इविल नेचर की है, शायद हम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन तकुटो तुरंत मना कर देता है, विकेड रेसेस में फ्रेंडली रिलेशंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं। अतु थोड़ा निराश होकर साई लेती है, तो हालात उतने सिंपल नहीं लग रहे। तकुटो से शांत रहने को कहता है, रिलैक्स, वो हमसे बहुत दूर है, अगर कभी एनिमी बनी भी तो प्रिपेयर होने का काफी टाइम है। अब बात आती है हीरो समनिंग की। तकुटो कहता है कि शायद हमें फिर से सोचने की जरूरत है कि किस हीरो को बुलाया जाए। पहले वो बकक्वीन इसला को समन करने की सोच रहा था, लेकिन अब उसका झुकाव किसी और ज्यादा कॉम्बैट फोकस हीरो की ओर है। साथ ही उसे लगता है कि नेबरिंग किंगडम्स के साथ स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ेगी। वो अतु से कहता है कि मैंने तय किया है कि हम पूर्व में जो इंडिपेंडेंट टेरिटरी हैं उनके साथ अलायंस करेंगे। अगर क्वालिया हम पर हमला करे तो हमें एलाइज की जरूरत पड़ेगी। अतु थोड़ा स्केप्टिकल दिखती है, ईस्टर्न नेशंस तो न्यूट्रल रहते हैं, मुश्किल होगा। लेकिन तकुटो कॉन्फिडेंटली कहता है, जब तक हमारे पास कुछ वैल्यूएबल देने को है, दे लिसन। हमें बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए उनका ट्रस्ट जीतना है। सीन चेंज होता है दूसरे देश में। बीस्ट फोक एक मैसिव डीमन इन्वेजन का सामना कर रहे हैं। उनका डिफेंस एक बूढ़ी ताकतवर ग्वालिन सॉर्सरेस संभाल रही है। वो एक लहर खत्म करती है और तभी एक और वेव आ जाती है। वो थककर चिल्लाती है, ये कब रुकेगा? वापस मिंगरा में अतु तकुटो के ऑर्डर्स फॉलो करने निकलती है, लेकिन कुछ ही देर बाद रुक जाती है। उसका चेहरा थोड़ा टेंस हो जाता है।
मुझसे शायद गलती हो गई, वो धीरे से कहती है। मुझे डर है कि तकुटो नाराज होगा क्योंकि वो पीस लविंग है। लेकिन तकुटो मुस्कुराता है। इट्स फाइन अतु, जो भी तुमने किया मैं उस पर नाराज नहीं हो सकता। उस पल के लिए अतु को तकुटो के पीछे डिस्ट्रक्शन के डार्क किंग का इल्यूजन दिखता है और वो घबराकर फिर झुक जाती है। मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगी मास्टर। कुछ ही समय बाद तकुटो का मैजेस्टिक कैसल फाइनली कंप्लीट हो जाता है। दोनों उसे देखकर जेन्युइनली खुश होते हैं। अतु हंसते हुए कहती है, ये तो हमारे एम्पायर की शुरुआत का मॉन्यूमेंट बनेगा। तकुटो मुस्कुराकर कहता है, एक दिन मैं इससे भी बड़ा कैसल बनाऊंगा। अतु तुरंत जोड़ती है, और उसमें हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज रहेंगे, हर रूम में सर्वेंट्स होंगे। फिर उसे अचानक याद आता है, वेट, तकुटो के पास तो अब तक कोई प्राइवेट सर्वेंट ही नहीं है। उसे गिल्ट फील होता है और वो तुरंत कहती है, मैं आपके लिए एक परफेक्ट मेड ढूंढ लाऊंगी जो आपकी हर नीड का ध्यान रखेगी। तकुटो हंस के मना करता है, सीरियसली इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अतु जिद करती है, नहीं, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। वो कैजुअली पूछती है, तो बताइए कैसी औरत चाहिए आपको? तकुटो थोड़ा नर्वस होकर हंसता है, बस कोई ऐसी जिससे बात करना इजी हो। डार्क एल्व्स तो मुझसे डिस्टेंस बनाए रखते हैं। अतु समझ जाती है कि असली रीजन उसका फॉर्म है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो बस मुस्कुराकर कहती है, डोंट वरी, मेरे पास परफेक्ट आइडिया है। लेकिन तकुटो सोचता है, इसका एंड अच्छा नहीं होगा। कुछ ही देर में अतु के आदेश पर मल्टर, जिया लड़का और एमिली पहुंचते हैं। वो तीनों को सीधा आदेश देती है, गांव की सभी लड़कियों को इकट्ठा करो और यहाँ लाओ। मल्टर शॉक्ड रह जाता है, वेट, क्यों? अतु मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि हमारे राजा को यंग गर्ल्स पसंद है। अकीरा को अपनी प्लान पर पूरा कॉन्फिडेंस है। उसे लगता है कि अगर बच्चों को तकुतो से ओपनली बात करना सिखाया जाए तो शायद सब कुछ बेहतर चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ तकुतो को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि वो उसे किसी वॉकिंग पीडीएफ फाइल की तरह ट्रीट कर रही है। खैर, वो कामली माहौल संभाल लेता है और कहता है कि उसे बच्चे पसंद हैं क्योंकि वो बड़ों की तरह करप्ट सोच से दूर रहते हैं। सबको राहत मिलती है, कम से कम अब उन्हें ये डर नहीं कि तकुतो उनके किंगडम को किसी एप्स्टीन आइलैंड पार्ट 2 में बदल देगा। अदु भी उसकी सपोर्ट में कहती है कि जिम्मेदारियां इतनी हैवी नहीं है तो बच्चों को भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट मिलना चाहिए। तभी जिया, अब लड़का, बोल पड़ता है, अगर ऐसा है तो सिर्फ लड़कियों को ही क्यों बुला रहे हैं, लड़के भी मदद कर सकते हैं। तकुतो एक परफेक्ट फेमिनिस्ट वाइब में जवाब देता है, मैं फ्यूचर लीडर्स तैयार कर रहा हूं और गर्ल्स को लीडरशिप रोल्स में लाना मेरा गोल है। इससे 2 काम एक साथ हो जाएंगे। एल्व्स उसकी बात सुनकर इंप्रेस हो जाते हैं और एमिली तो ऑलमोस्ट खुश हो जाती है कि उनका राजा भी फेमिनिस्ट निकला। सब उसकी फोरसाइट की तारीफ करते हैं और तकुतो अंदर ही अंदर प्राउड फील करता है कि उसने सब कुछ स्मूथ हैंडल कर लिया। फिर अदु तुरंत कहती है कि कुछ बच्चों को यहाँ भेजा जाए और तकुतो को उम्मीद रहती है कि अब शायद लोग उसके आसपास ऑकवर्ड फील करना बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों का फर्स्ट बैच आता है, सारे बच्चे रोने लगते हैं। अदु मोल्टर को आदेश देती है, दूसरा बैच लेकर आओ। मोल्टर थककर बोलता है, सारे बच्चे तो यही हैं। अदु उसे लाइटली रोस्ट करती है। तभी जिया, बॉय, सजेस्ट करता है कि क्यों ना जुड़वा बच्चों को बुला लिया जाए। मोल्टर तुरंत मना करता है। अदु क्यूरियोसिटी से पूछती है, क्यों? मोल्टर बताता है कि गांव में 2 जुड़वा बहनें हैं, स्मार्ट तो हैं लेकिन उनकी कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से वो शायद राजा की सेवा के लिए सूटेबल नहीं है। अदु डायरेक्ट आदेश देती है, मैं खुद डिसाइड करूंगी, उन्हें यहाँ बुलाओ। लेकिन जिया हंसते हुए कहता है, मैंने ऑलरेडी उन्हें बुला लिया है। अदु उसे ताना मारते हुए कहती है, ठीक है, इसके बाद तुम अपनी डिंग डोंग मेजरिंग कॉन्टेस्ट भी कर लेना। थोड़ी देर बाद जिया जुड़वा बहनों को अंदर लाता है। छोटी बहन खुद को करीना और बड़ी बहन को मरीना बताती है। अदु एक नज़र में समझ जाती है कि इन लड़कियों ने बहुत कुछ झेला है। वो सॉफ्टली पूछती है, करीना, ये निशान कैसे लगे? करीना हल्की मुस्कान के साथ कहती है, किसी बीमारी से हुए थे लेकिन अब तो ये मेरे रूप का हिस्सा बन गए हैं। मोल्टर ऐड करता है कि करीना को चेचक जैसी बीमारी हुई थी और अब ठीक तो है लेकिन निशान रह गए हैं। अदु फिर मरीना की ओर देखती है और पूछती है, और तुम? मरीना सीधा जवाब देती है, मैंने अपनी माँ को खा लिया। पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है। तकुतो और अदु एक दूसरे को शॉक में देखते हैं। अदु तुरंत एक्सप्लेनेशन मांगती है और मोल्टर नर्वस होकर बताता है कि वो औरत बहुत नोबल थी, उसने पूरे कबीले को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। डार्क एल्व्स के पास या तो भूख से मरना या नरभक्षण में से एक ऑप्शन था और उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। अदु उनके करेज से इंप्रेस तो होती है लेकिन महसूस करती है कि इन दोनों में कुछ अजीब है। अचानक मरीना तकुतो के पास आती है और कहती है, यू आर सो फेयर। तकुतो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तो मुझसे डरती नहीं? मरीना शांत स्वर में कहती है, मुझे डर नहीं लगता, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। तकुतो उसकी बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर करीना से पूछता है, और तुम? करीना सॉफ्टली जवाब देती है, मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहती हूँ तो मैं भी आपकी दासी बनूंगी।
टकूतो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और अदू ऑफिशियल घोषणा करती है कि जुड़वा बहनें अब राजा की दासियां हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, मोल्टर तकूतो के पास आकर धीरे से कहता है, माय किंग, एक बात याद रखना, इन दोनों ने अपनी माँ की मौत के बाद से एक भी आंसू नहीं बहाया। उन्होंने सबके लिए अपने दिल बंद कर लिए हैं। कृपया इनके साथ पेशेंस और काइंडनेस रखना। इसके बाद दोनों जुड़वा बहनें तकूतो की सर्विस करने लगती हैं। एक दिन मरीना गलती से उस पर पानी गिरा देती है और करीना पास में सफाई कर रही होती है। तभी अदू वहां पहुंच जाती है। करीना थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन अदू कामली कहती है, चलो अब मीटिंग का टाइम है। मीटिंग शुरू होती है। सबसे पहले अदू कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की बात उठाती है। एमिली जो उस डिपार्टमेंट की हेड है उठकर बोलती है, अब जब हमारा महल पूरा हो गया है तो हमारे वर्कर एक और बिल्डिंग बनाने के लिए फ्री हैं। तकूतो मुस्कुराकर कहता है, परफेक्ट, तो अब एक क्लिनिक बनाओ, इससे हमारे लोग हेल्दी रहेंगे और कॉस्ट भी कम आएगी। एमिली नोट लेती है और बैठ जाती है। फिर अदू रिसोर्सेस के टॉपिक पर आती है तो एमिली को फिर उठना पड़ता है। वो कहती है, तकूतो द्वारा बनाए गए स्पेशल यूटेंसिल्स और टूल्स की वजह से हम लगातार फूड और रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, पर मैं नहीं चाहती कि हमारा राजा खुद काम करे। अदू काम टोन में कहती है, क्योंकि हमें नई चीज़ें बनाने के लिए सिर्फ माना चाहिए, तो हमें ऐसी फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए जो माना तेज़ी से गैदर करने में हेल्प करे। अब बात आती है रिसर्च डिपार्टमेंट की और मोल्टर अपनी रिपोर्ट देता है। वो कहता है कि जिस मिलिट्री मैजिक पर हम काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जल्द ही बाकी एल्स को भी सिखा दूंगा। वैसे भी हमारा राजा तो पीसफुल है, तो शायद इसका यूज़ रेयरली ही होगा। अदू हंसते हुए कहती है, हाँ, अभी एक मिलिट्री स्पेल ही काफ़ी है, बाकी एनर्जी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर लगाओ। 6 ग्रेड एलिमेंट्स हमें फ्यूचर में ज़्यादा मदद करेंगे। फिर वो पूछती है, आर्मी की स्थिति क्या है? जियावॉय खड़ा होकर रिपोर्ट देता है, 5 लंबी टांग वाले जायंट बग्स अब हमारी स्काउटिंग फोर्स में हैं। वो आसपास के इलाके की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वो बताता है कि बग्स जंगल से आगे नहीं गए, क्योंकि आगे का इलाका बैरन प्लेन है, छिपने की कोई जगह नहीं। अदू कॉन्फिडेंटली कहती है, उन्हें वहां भी भेजो, जब तक मैं उनका ध्यान रख रही हूं उन्हें कुछ नहीं होगा। जिया खुश होकर सिर हिलाता है। फिर अदू अनाउंस करती है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगला हीरो कौन होगा। तकूतो बोलता है, हम बुलाएंगे बग्स की क्वीन ईस्ला को। सारे डार्क एल्स सडनली अलर्ट हो जाते हैं। मोल्टर बताता है कि हीरो समनिंग के लिए जरूरी फूड और वुड ऑलरेडी रेडी है, अब बस माना बाकी है। बाकी डिस्कशंस कुछ देर तक चलते रहते हैं। टॉपिक्स इतने हैवी और ड्रेनिंग होते हैं कि आखिरकार मीटिंग खत्म होते होते सब लिटरली एग्जॉस्टेड दिखते हैं, और इसी के साथ तकूतो के राज्य की नई फेज की शुरुआत होती है। काम दिखने वाले उस दिन के पीछे कई अनकहे सीक्रेट्स छिपे हुए थे। सब कुछ फाइनली शांत हो जाने के बाद टाकुटो अपनी सर्वेंट्स के साथ वापस अपने थ्रोन रूम में पहुंचता है। माहौल काफी काम होता है, लेकिन तभी मरीना अचानक उससे टकरा जाती है और उसके हाथों से सारे डॉक्यूमेंट्स लिटरली फर्श पर बिखर जाते हैं। करीना समझ ही नहीं पाती और हेल्प करने में इतनी जल्दी करती है कि एक डॉक्यूमेंट गलती से फाड़ देती है। टाकुटो हल्का सा एक्सहेल लेकर कहता है, इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं, और फिर अपने थ्रोन पर वापस बैठ जाता है। लेकिन तभी मरीना धीरे धीरे उसके पास आती है और सॉफ्टली पूछती है, क्या आप बुरे आदमी हो? टाकुटो थोड़ा कंफ्यूज्ड लेकिन काम होकर जवाब देता है, हाँ, मैं एक ईविल मैन हूँ, मतलब हाँ, मैं बैड गाय ही हूँ। मरीना के चेहरे पर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। फिर आप हमें क्यों नहीं मार देते? टाकुटो को उसकी बात समझ नहीं आती कि वो इतनी डायरेक्टली ऐसा क्यों सोच रही है। तभी करीना समझाते हुए बोलती है, मेरी बहन बस ये समझना चाहती है कि आप जैसे ग्रेट किंग को हम जैसे गलतियां करने वाले सर्वेंट्स पर इतनी दया क्यों आती है। टाकुटो थोड़ा हंसकर कहता है, शायद ये मेरी हैबिट है। लेकिन लड़कियां क्लियरली उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होती, तो वो डिसाइड करता है कि अब इन्हें प्रॉपरली समझाना पड़ेगा गुड और ईविल का फर्क। वो कहता है, अच्छे लोग सिर्फ अच्छे काम कर सकते हैं, मतलब ना किसी को हर्ट करेंगे ना किसी से चोरी, बट बैड गाइज, वो खुद सवाल उठाता है, क्या कर सकते हैं? दोनों एक साथ बोलती हैं, बुरे लोग सिर्फ बुरे काम करते हैं। टाकुटो मुस्कुराकर स्लोली सर हिलाता है, रॉन्ग, बुरे लोग कुछ भी कर सकते हैं, गुड भी ईविल भी, क्योंकि वो फ्री होते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। फिर वो दोनों की तरफ देखता है और कहता है, और चूंकि मैं बैड गाय हूं, अगर तुम गलतियां भी कर दो मैं तुम्हें फॉरगिव कर सकता हूं। ये कहते ही उसे अचानक एक रियलाइजेशन होता है, शायद ये एक्सीडेंट सच में एक्सीडेंट्स नहीं थे। मरीना और करीना जानबूझकर मिस्टेक्स कर रही थीं ताकि उन्हें पनिशमेंट मिले। टाकुटो के चेहरे पर हल्की ऑलमोस्ट सैड स्माइल आ जाती है। अब उसे समझ आ चुका है कि इन दोनों के अंदर कितनी गिल्ट दबी हुई है। वो उनके पास क्वाइटली चलता है और सॉफ्टली पूछता है, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले क्या कहा था? मरीना का गला भर आता है, लेकिन वो धीरे से जवाब देती है, उन्होंने कहा जीते रहना। टाकुटो उन्हें समझाता है,
तुम दोनों आज जिंदा हो सिर्फ अपनी माँ के प्यार की वजह से। तुम्हें ऐसा लाइफ जीना चाहिए जिस पर उन्हें प्राउड फील हो। वो दोनों के सिर पर जैन पिल सा हाथ रखता है और कहता है, तुम फ्री हो, अपनी मर्जी से जियो। जब तक तुम खुश और मीनिंगफुल लाइफ जियोगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर वो दोनों रोते हुए उसे हक कर लेती हैं। बाद में जब अतु कमरे में आती है, वो टकुटो को अपने थ्रोन पर सोया हुआ पाती है। अतु को हल्की जेलसी महसूस होती है कि वो दोनों उससे इतना क्लोज हो गई, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ एक रिपोर्ट देने आई थी। दोनों अगले रूम में जाते हैं, जहाँ अतु उससे पूर्व में मौजूद फॉनकेवेन नाम के एक न्यूट्रल नेशन के बारे में बताती है। एक ऐसी जगह जहाँ ह्यूमंस और बीस्टमैन साथ में रहते हैं। जंगल के पास जो टाउन है वही ड्रैगन टर्न कहलाता है और वो भी इसी नेशन का हिस्सा है। इसका शासन शैमन्स की एक काउंसिल के हाथ में है। टकुटो सोचता है कि शायद ड्रैगन टर्न के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसे ये जानकर शौक लगता है कि टाउन असली किंगडम से इतना दूर क्यों है। अतु बताती है, ये टाउन एक ड्रैगन वाइन के ऊपर बना है जो नेचुरल माना का सबसे प्योर सोर्स है। यही वजह है कि ये बस एक माना आउटपोस्ट की तरह यूज होता है, लेकिन फिलहाल इस पर घोस्ट्स और मॉन्स्टर्स हमले कर रहे हैं और किंगडम से कोई हेल्प मिलने की उम्मीद भी नहीं है। टकुटो तुरंत समझ जाता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर टाउन गिर गया तो बड़ी संख्या में रेफ्यूजीज मिलेंगे और उन्हें अपने पॉपुलेशन में शामिल करके वो फॉनकेवेन एम्पायर के साथ डायरेक्ट बातचीत का बेस बना सकता है। वो तुरंत अतु की लीड में एम्बेसडर्स भेजता है। जंगल की एज पर उनकी मुलाकात बीसन मेज टोंका और कुछ जानवरों से होती है। अतु और उसके पीछे खड़े डार्क एल्व्स एक तेज प्योर ईविल ऑरा छोड़ रहे हैं, जिससे एनिमल्स पैनिक में आ जाते हैं। टोंका घबराकर बाकी एनिमल से कहती है, कोई हमला मत करना, हम जीत नहीं पाएंगे। अतु डार्क एल्व्स को पीछे रुकने को कहती है क्योंकि वो बीस से अकेले बात करना चाहती है। इससे टोंका के सोल्जर्स डर के मारे भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। अतु लाइट सा ऑरा बढ़ाकर उन्हें इंटिमिडेट करने ही वाली थी कि तभी अचानक एक बेवकूफ़ इंसान बीच में आकर पूरा माहौल बदल देता है। उसका नाम होता है पेपे। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, हाय, मेरा नाम पेपे है, आपका क्या है? अतु इतनी स्टंड हो जाती है कि वो तुरंत अपना ऑरा वापस खींच लेती है। टोंका को डर लगने लगता है कि ये इडियट शायद हम सबकी मौत का रीजन बन जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली पेपे की स्टुपिडिटी ने सभी की जान बचा ली। उसे पता चलता है कि ड्रैगन टर्न के लोग भी किंग टकुटो से मिलने आए थे और टोंका रिप्रेजेंटेशनल मिशन पर थी, बस रास्ते में उनकी मुलाकात होगी। अतु उन्हें जंगल के अंदर ले जाती है और पेपे लगातार उनके एडवेंचर्स के बारे में बात करता रहता है। टोंका शर्मिंदगी में उसके लिए माफ़ी मांगती है और अतु हल्की झुंझलाहट के बावजूद कहती है, कोई बात नहीं। वो टोंका से पूछती है कि वो अपने सोल्जर्स क्यों नहीं लाई। टोंका जवाब देती है कि सोल्जर्स इस डार्क फॉरेस्ट की हवा सर्वाइव नहीं कर पाते। वो उस किंग से मिलने के लिए एक्साइटेड है जिसकी सर्विस में अतु जैसी मॉन्स्टर होती है, लेकिन टकुटो को देखकर वो उसकी वास्तविक शक्ति समझ नहीं पाती। उसे डर होने लगता है कि पेपे जैसा बेवकूफ़ शायद खतरे में पड़ जाए। पहले भी जब वो ड्रैगन टर्न से निकल रहे थे, उनका सामना एक पावरफुल ट्रोल से हुआ था। पेपे ने अकेले उससे फाइट करने की कोशिश की, किसी तरह ट्रोल को कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन फिर ट्रोल उठकर उस पर हमला कर देता है। टोंका ने लास्ट सेकंड पर उसकी जान बचाई थी और पनिश के तौर पर उसे कर्स्ड फॉरेस्ट में साथ ले आई थी। अब टोंका को रिग्रेट होता है कि वो एक बच्चे को ईविल के सामने ले आई है, लेकिन पेपे फुल कॉन्फिडेंस में टकुटो से दोस्ती की रिक्वेस्ट कर बैठता है। टोंका पैनिक में उसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन टकुटो जेन्युइनली खुश हो जाता है क्योंकि दुनिया में पहली बार किसी ने उससे दोस्ती मांगी है। वो पेपे का फ्रेंड बनने को तैयार हो जाता है। टोंका हैरान रह जाती है। अतु भी इस सीन को समझकर टकुटो को उसके पहले दोस्त के लिए कांग्रेट्स देता है। डार्क एल्व्स ताली बजाने लगते हैं और टोंका पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ चल क्या रहा है। अगले ही मोमेंट गेस्ट्स के सामने वेलकम फीस्ट रखा जाता है। टोंका ग्लास के बर्तन और एप्पल जूस के स्वाद से मंत्रमुग्ध हो जाती है। पेपे दोबारा जूस मांगता है और फिर टेबल पर चढ़कर जिया की मसल्स को नोटिस करता है। फिर माल्टा को अपना मैजिक दिखाता है। टकुटो इस एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी देखकर इंप्रेस भी होता है और कंफ्यूज भी, क्योंकि अभी उन्हें डिप्लोमेटिक टॉक भी करनी है और एनिमल्स को फ्रेंडली वाइब भी दिखानी है। अचानक उसे आइडिया आता है। वो पेपे को गेम खेलने का ऑफर करता है। सब लोग कंफ्यूज्ड, पर पेपे इंस्टेंटली अग्री कर लेता है। वो दोनों कई गेम्स खेलते हैं और पेपे हर गेम में टकुटो को हरा देता है। टोंका डिसअपॉइंटेड हो जाती है। पेपे हंसकर कहता है, दीज न्यू गेम्स आर फन, इन्हें हमारे देश में बेचो ना। टोंका टेंशन में आ जाती है, लेकिन टकुटो खुश होकर मान जाता है क्योंकि ट्रेड उसका प्लान पहले से था। लेकिन फिर उसे याद आता है, गेम टाइम ओवर, अब डिप्लोमेटिक टॉक शुरू करनी है। लंच खत्म होते ही टकुटो इशारा करता है और अतु इमीडिएटली टोंका से पूछती है, तो तुम लोग रिप्रेजेंटेशनल मिशन लेकर यहाँ क्यों आए हो? आखिरकार असली बात खुलते ही टोंका का चेहरा उतर जाता है। वो थोड़ा कांपती हुई बताती है कि पिछले कुछ समय से ट्रोल, गॉब्लिन और दूसरे सैवेज बारबेरियंस उनके शहर पर लगातार हमला कर रहे हैं। वो लोग बेसिकली यहाँ इसलिए आए हैं ताकि पता चल सके कि ये अटैक्स आखिर हो क्यों रहे हैं। ताकू तो बड़ा सीधा सा सवाल करता है,
कि क्या उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ में कोई कमी है। ये सुनकर टोंका के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे डर लग जाता है कि अगर ताकुतो को उनकी कमजोरियां पता चल गई तो वो नेगोशिएशन में एडवांटेज ले सकता है। वो फटाफट बोल देती है कि नहीं, हम अभी भी इजीली उन्हें पीछे धकेल सकते हैं, और बताती है कि उनके 2 स्ट्रॉन्गेस्ट शैमन्स ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर गए हुए हैं। मतलब कॉन्फिडेंस तो अभी भी है, लेकिन टोंका ये भी मानती है कि वो किसी भी तरह का अनचाहा रिस्क नहीं लेना चाहती। अतु उसकी बात से अग्री करती है और समझाती है कि बारबेरियंस अक्सर सिविलाइज्ड जगहों से दूर ही रहते हैं, तो ये सिचुएशन थोड़ी अनयूजुअल है। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन तभी बीच में पेपे बोल पड़ता है। वो कहता है कि उसे बताया गया था कि असली मकसद तो ये पता लगाना है कि वो बारबेरियंस आ कहां से रहे हैं, वरना पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। टोंका इतनी स्टंड है कि वो उसे डांटना तक भूल जाती है। अतु कामली सबको अश्योर करती है कि मिनाग्रा का न ड्रैगन टन से कोई झगड़ा है और न ही किसी दूसरे राज्य से। उनका ओनली गोल बस अपने देश का पीसफुल डेवलपमेंट है। लेकिन बर्बर लोगों की ये समस्या उन्हें भी परेशान कर रही है, क्योंकि अगर ड्रैगन टन गिर गया तो अगला टारगेट वो खुद होंगे। टोंका को पहली बार लगता है कि शायद उसे थोड़ी मदद मिल सकती है। ताको तो तुरंत कह देता है कि दोस्तों की मदद करना तो उनका फर्ज है। टोंका पूछती है कि वो बदले में क्या चाहता है, क्योंकि पेपे ने सारी स्थिति खुलकर बता दी तो अब बराबरी का डील करना मुश्किल है। अतु जवाब देती है उन्हें बस शहर में ड्रैगन बेन चाहिए। टोंका चौंक जाती है क्योंकि उसने इसका जिक्र कभी किया ही नहीं था, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अतु ने पहले से अपना पूरा रिसर्च कर रखा है। अतु ये भी कहती है कि ड्रैगन बेन पर जॉइंट कंट्रोल उन्हें परफेक्टली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अभी उनके पास जितना माना चाहिए उससे ज्यादा जनरेशन हो रही है। हाँ, एक शर्त है, मिनाग्रा ये डिसाइड करेगा कि पैदा हुआ माना किस एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। टोंका शॉक रह जाती है क्योंकि उनके लोग अभी उस टेक्नोलॉजी लेवल तक पहुंचे ही नहीं हैं। उसे महसूस होता है कि मिनाग्रा उनसे बहुत आगे निकल चुका है, फिर भी वो डाउटफुल है कि इतना बड़ा डील करना चाहिए या नहीं। इसी बीच वो ताकुत और अतु को पेपे के बारे में बताती है कि हाँ, वो गोकू और लफी से भी बड़ा इडियट लगता है, लेकिन असल में वो जीनियस है और सारे शामन्स में सबसे एक्यूरेट जज ऑफ कैरेक्टर वही है, इसलिए आखिर उसे ही फैसला करना चाहिए। पेपे बिना सोचे बोल देता है कि उसे तो शुरू से ही इस देश के लोगों से दोस्ती करनी थी, और बस यहीं से मिनाग्रा और फॉरेन नेशन के बीच अलायंस ऑफिशियली बन जाता है। कुछ दिन बाद ताकुतो एक और बैठक बुलाता है ताकि पहले से हुई कॉन्वर्सेशन को डिटेल में रिव्यू किया जा सके। एमिली बताती है कि फॉरेन स्टेट खासकर ड्रैगन टन को मिनाग्रा फूड और टॉयज एक्सपोर्ट करेगा और बदले में वो लोग मेटल और डेली यूज के सप्लाईज भेजेंगे। इसके अलावा बारबेरियन से लड़ने के बदले ड्रैगन बेन पर जॉइंट कंट्रोल भी मिलेगा। मॉल्टर पेपे की बेवकूफ़ी की वजह से डील होने पर हंस भी रहा है और थोड़ा परेशान भी है। ताकुतो भी यही सोचता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में लगता है कि पेपे ने जानबूझकर सच उगल दिया ताकि हेल्प जल्दी मिल जाए और नेगोशिएशन लंबा न खिंचे। खैर, डिस्कशन आगे बढ़ती है। करीना और मरीना फॉरेन कंट्री के बारे में पूछती हैं क्योंकि उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं। मॉल्टार एग्री करता है कि उन्हें वहाँ के रूल्स, कल्चर और कस्टम्स के बारे में सीखना होगा, आखिर अलायंस जो हुआ है। ताकुतो स्वीकार करता है कि उसे भी इतनी डिटेल्स नहीं पता क्योंकि गेम में ये सब डेप्थ में नहीं था। वो कहता है कि अभी उनका प्रायोरिटी ड्रैगन टन की मदद करना है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। वो प्लान करता है कि बाद में राजधानी फॉर्न में एक डेलीगेशन भेजेंगे क्योंकि वो काफ़ी दूर है। मॉल्टार पूछता है कि विजिट का ऑफिशियल कारण क्या बताया जाए। मरीना बोल पड़ती है कि हम वहाँ खेलने जाएंगे जैसा कि पेपे ने कहा था। एंड सरप्राइजिंगली ताकुतो को फॉर्मल डेलीगेशन भेजने से पहले एक छोटा फ्रेंडली ग्रुप भेजने का आइडिया पसंद आता है। मॉल्टार खुद लीड करने की पेशकश करता है, लेकिन ताकुतो को लगता है कि वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जिया फट से बोलता है कि मिनाग्रा में मॉल्टार एक बूढ़ा आदमी लगता है, लेकिन दूसरे देशों की नज़र में वो एक्चुअल में मिनिस्टर ऑफ मैजिक जैसा होगा। मॉल्टार भी मान जाता है कि यहाँ मौजूद हर इंसान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे सही कैंडिडेट हैं जुड़वा बच्चे। ताकुतो डरता है कि उन्हें भेजना अनसेफ होगा, लेकिन मॉल्टार इंसिस्ट करता है कि उन्हें फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार करना जरूरी है। ताकुतो अनश्योर है, तो अतु जो कहती है कि वो उनके साथ जाएगी ताकि उनकी सेफ्टी सुनिश्चित कर सके। मॉल्टार तुरंत मना कर देता है क्योंकि अतु तो राजा की सबसे भरोसेमंद साथी है। उसकी प्रेजेंस फॉरेन नेशन के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल होगा। अतु की हिम्मत वहीं टूट जाती है और अब सिर्फ जुड़वा बच्चे बचते हैं। वे ताकुतो के पास जाते हैं और रिमाइंड करते हैं कि उसने खुद कहा था कि वे फ्री हैं, तो वो अपनी सेम फ्रीडम यूज करके राजा का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। ताकुतो वार्न करता है कि ये रिस्की है, लेकिन वे रिस्क लेने को रेडी हैं। दोनों की इनोसेंट आंखें ताकुतो को सॉफ्ट कर देती हैं और वो हाँ कह देता है। अतु के लिए सदमे जैसा है क्योंकि अभी तक सिर्फ वही ताकुतो को मनाने में सक्सेसफुल रही थी। बाद में अतु जेलसी और सैडनेस में टूट जाती है। वो गुस्से में ताकुतो से कहती है कि उसे भूल जाए और अभी से अपना हरेम बना ले। ताकुतो कंफ्यूज्ड है कि वो उसे कैसे शांत कराए। तभी जुड़वा भाई उसे सलाह देता है कि वो अतु से अपनी असली फीलिंग शेयर करे। ताकुतो अतु का हाथ पकड़ लेता है, उसे थैंक्स बोलता है कि हमेशा उसके बारे में सोचती है और कहता है कि उसके बिना वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया था। ये सुनकर अतु लिटरली माइंड ब्लोन हो जाती है। उसके दिमाग में तुरंत एक स्वीट मैरिड लाइफ का पूरा मोन्टाज चल जाता है। ताकुतो खुश है कि उसने हालात संभाल लिए। इसके बाद ताकुतो अतु और जुड़वा बच्चों को न्यूली बिल्ट क्लिनिक लेके जाता है क्योंकि उनकी यात्रा के लिए बॉडीगार्ड्स वहीं उनका इंतजार कर रहे हैं। अतु को समझ नहीं आता कि बॉडीगार्ड्स क्लिनिक में क्यों होंगे। ताकुतो प्राउडली बताता है कि उसने अभी अभी प्लेग डॉक्टर यूनिट तैयार किया है।
वो दरवाज़ा खोलता है, सबको अंदर ले जाता है और प्लेग डॉक्टर्स तुरंत फॉर्मल स्टाइल में उनका वेलकम करने बाहर आ जाते हैं। मरीना इन अजीब आउटफिट्स को देखकर लिटरली स्टंट खड़ी रह जाती है, जबकि करीना का चेहरा डर से थोड़ा सख्त हो जाता है। वो थोड़ा सा रुककर जुड़वा बच्चों की तरफ देखता है और कहता है कि ये तीनों प्लेग डॉक्टर्स उनके लिए परफेक्ट बॉडीगार्ड्स साबित होंगे। अतु, जो कि खुद इस मिशन को काफी सीरियसली लेती है, तुरंत उसकी बात पर सिर हिलाती है और अग्री कर जाती है। उधर जुड़वा बच्चे इन अजीब सी मास्क पहने लोगों को देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तब ताकुतो उन्हें समझाता है कि ये लोग असल में हीलर्स हैं, बीमारियां ठीक करते हैं और जरूरत पड़ने पर बैटल में भी काफी सिविलाइज तरीके से सपोर्ट देते हैं। इसके बाद अतुन हीलर्स को पूरा मिशन समझाती है कि उन्हें जुड़वा बच्चों की सुरक्षा करनी है, वाइल वे ड्रैगन डन की पूरी कल्चर को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। मिशन सुनकर वो तीनों मेडिक्स ऑलमोस्ट ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन जुड़वा बहनों को लगता है कि ये लोग थोड़ा ज्यादा ही लाउड और इरिटेटिंग है। फिर भी मेडिक्स कॉन्फिडेंटली अनाउंस करती हैं कि वे मिशन के दौरान जितना पॉसिबल हो सके उतना ह्यूमन बिहेवियर दिखाएंगी। उनकी डेडिकेशन देखकर ताकुतो खुश होता है और स्पॉन्टेनियसली उन्हें नाम देने का फैसला करता है। वो तीनों को नए नाम देता है, अकीरो, गायरो और साबुरो, और मेडिक्स लिटरली इमोशनल हो जाती हैं, जैसे उनके अंदर कोई नया लाइफ पर्पस जाग गया हो। ताकुतो को भी लगता है कि चूंकि इस दुनिया में पैदा होने वाली हर यूनिट का अपना स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होता है, तो नाम देना बिल्कुल सही चॉइस थी। बस उसे इस बात का थोड़ा पछतावा होता है कि शायद उसने ज़रूरत से ज़्यादा उदारता दिखा दी, क्योंकि वो देखता है कि नाउ इवन मरीना और मेडिक्स के साथ थोड़ा ज़्यादा ही घुलने मिलने लगी है, जबकि कैरिना तो डर के मारे उनके आसपास भी नहीं जाती। अतु कैरिना के एक्सप्रेशन से क्लियर समझ जाती है कि वो अंदर से कितना शेकन है। लोगों की बात करें तो दूसरी तरफ ड्रैगनटन की मेयर एंटिक लिटरली काम से भरी हुई है और उसी फ्रस्ट्रेशन में आग बबूला भी रहती है। एल्फ होने के कारण उसे लगा था कि किसी न्यूट्रल जगह शिफ्ट होने से जिंदगी थोड़ा काम और पीसफुल होगी, लेकिन यहाँ वर्कलोड इतना है कि उसे अपने लिए या एक पोटेंशियल लिवर के लिए भी समय नहीं मिलता। इस सब के ऊपर उसे अपने शहर की रक्षा के लिए बुरी ताकतों के साथ काम करना पड़ रहा है, जिससे वो और भी इरिटेटेड है। इसी बीच उसका सबॉर्डिनेट अंदर आकर बताता है कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं बिना अपॉइंटमेंट के। एंटिक चिढ़कर उन्हें मना करने को कहती है, क्योंकि उसका टाइम लिटरली गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन जैसे ही वो सुनती है कि ये अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स मिनाग्रा से हैं, उसकी हालत तुरंत बदल जाती है। वो सारा काम छोड़ देती है और उनसे मिलने रश करती है। वेटिंग रूम में पहुंचकर वो शॉक हो जाती है जब उसे सोफा पर बैठे जुड़वा बच्चे नजर आते हैं और उनके पीछे खड़े वो 3 बेहद खतरनाक दिखने वाले प्लेग डॉक्टर्स। एंटिक को मेडिक्स से निकल रही डार्क ऑरा महसूस होती है और वो जेन्युइनली डर जाती है। सोचती है कि आखिर शैमन्स ऐसे लोगों के साथ अलायंस क्यों बना रहे हैं। फिर भी वो जुड़वा बच्चों का स्वागत करती है। बच्चों ने खुद को मिनाग्रा के रिप्रेजेंटेटिव्स बताया, जिसके बाद एंटिक के अंदर अलर्टनेस और बढ़ जाती है। आखिर उसने डार्क एल्फ असैसिन्स की स्टोरी सुनी है और उसे तो ये मेडिक्स उनसे भी ज्यादा सस्पिशियस लगते हैं। कैरिना को नोटिस होता है कि मेयर कितनी अनकंफर्टेबल है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, एंटिक खुद अपोलोजाइज कर देती है कि वो तैयार नहीं थी। बच्चियां भी स्माइल करते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं। एंटिक फिर सोचती है आखिर 2 बच्चे यहाँ क्यों भेजे गए। अचानक उसे टॉनका की बात याद आती है, जिसमें उसने 2 जुड़वा बहनों का जिक्र किया था जिन्हें डार्क किंग फ्यूचर लीडर्स की तरह पाल रहा है, और एंटिक घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सामने बैठे ये बच्चे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं और कोई गलती देश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। घबराहट में वो उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई हैं। लड़कियां जवाब नहीं दे पाती। तभी गायरो आगे आता है और स्थिति संभालते हुए कहता है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि पेपे ने उन्हें प्ले करने के लिए बुलाया था। वो ये भी बताता है कि ये एक टोटली इनफॉर्मल विजिट है, बस कल्चर, लाइफस्टाइल और अलायंस को बेटर समझने के लिए। कोई सीरियस नेगोशिएशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियां अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर एंटिक विजिबली रिलैक्स्ड हो जाती है और फ्यूचर के लिए अच्छे रिलेशंस बनाने का मौका देखती है। वो पूरे दिन उन्हें ड्रैगनटन घुमाती है और ताकुतो डॉक्टर्स की नज़र से ये सब लाइव ऑब्जर्व करता रहता है। शाम को वो उनके अकोमोडेशन की तरफ लौटती हैं। रास्ते में कैरिना पूरे दिन जो देखा गया उसकी बातें करती है और मरीना बताती है कि उसे शहर में लोगों की बेचैनी महसूस हुई। फूड शॉर्टेज और भारी खतरे के कारण लोग बहुत टेंस थे। मरीना लोगों के इमोशंस इमीडिएटली कैच कर लेती है और मेडिक्स भी सुनकर प्रभावित दिखते हैं। इसी दौरान डॉक्टर्स उन्हें बाजार से मिली एक स्टेन कीज दिखाते हैं। मरीन जब पाउच खोलती है तो उसमें एक व्हाइट फ्लावर होता है। कैरिना उसे इंस्टेंटली पहचान लेती है। ये ओपियम फ्लावर है, जिसका यूज ड्रग्स बनाने में होता है और लगभग पूरे कॉन्टिनेंट में बैन है। फूल के हेल्दी दिखने पर उसे शक होता है कि कोई ड्रैगनटन की परेशानी का फायदा उठाकर इलीगल ड्रग्स बेच रहा है, जिससे शहर में और अनरेस्ट फैल रही है। ये सोचकर कैरिना का गुस्सा फट पड़ता है। आखिर एंटिक शहर की रक्षा में इतना मेहनत कर रही है और कोई उसके एफर्ट्स को सैबोटाज कर रहा है। डॉक्टर्स फैसला करते हैं कि आगे से और ज्यादा सावधानी से नजर रखेंगे। अगली सुबह लड़कियां जाती हैं ड्रैगन वेन जोन, जहां माना से भरे ह्यूज क्रिस्टल्स फैले हुए हैं। वहां एक व्यापारी मिलता है, वेस्टा, जो उन्हें बताता है कि अब ड्रैगन वेन का जॉइंट कंट्रोल मिनाग्रा और ड्रैगनटन के पास है, इसलिए उसके पास एक बिजनेस प्रपोजल है। वो कहता है इस माना रिच जगह में पॉपी ग्रास बहुत तेजी से ग्रो करती है और वो उसकी फार्मिंग करना चाहता है क्योंकि उसकी कीमत हाई है। लाभ का एक हिस्सा वो मिनाग्रा को देगा और बाकी गिफ्ट्स अपने राजा को।
लड़कियां उसे डिटेल्स पूछती हैं तो वो उन्हें एक एड्रेस देकर कहता है कि वे बाद में अकेले आकर उसके साथ बाकी बातें कर लें। जुड़वा बच्चे उसके वहां जाते ही समझ जाती हैं कि यही आदमी शहर में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है और वो उससे मिलने नहीं जाते। दिन खत्म होने पर वो एंटिक से मिलने वापस आते हैं। एंटिक खुश होती है कि उनका स्टे अच्छा रहा। वो हंसते हुए कहती हैं कि वे राजा को जाकर बताएं कि वो कितनी स्मार्ट और केपेबल मेयर है। तभी अचानक वेस्ट अपने गुर्गों के साथ कमरे में घुस आता है और एंटिक लिटरली डर जाती है। वो पूछती है कि उसे अंदर आने किसने दिया। उसकी असिस्टेंट बताती है कि वे लोग जबरदस्ती घुस आए हैं। वेस्टा फिर सीधे लड़कियों से पूछता है कि उनके प्रपोजल के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि वे उसके पास वापस नहीं आई थी। एंटिक का दिमाग बिल्कुल घूमने लगा हुआ है क्योंकि उसे यकीन होने लगता है कि उन इविल ट्विंस ने वेस्टा जैसी चीप लड़की के साथ कोई शेडी डील कर लिया है। लेकिन करीना उसे काम करते हुए समझाती है कि उनका उस कमीने के साथ ज़रा सा भी लेना देना नहीं है। वो वेस्टा को सीधा बोल देती है कि उसे इतना बेसिक सेंस तो होना ही चाहिए था कि जब वो दोनों आए ही नहीं तो समझ जाना चाहिए था कि ट्विंस उसके साथ मिलकर काम करने वाले नहीं थे। इसके बाद करीना एंटिक से पूछती है कि क्या उन्हें वेस्टा के साथ डील करने पर कोई पॉलिटिकल इशू तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इससे दोनों नेशंस के बीच में टेंशन पैदा होती है तो वे उस डील को तुरंत ड्रॉप कर देंगे। एंटिक तो लिटरली खुश हो जाता है कि अब कोई तो उस शेडी व्यापारी और उसके थग्स को संभालेगा। और तभी प्लेग डॉक्टर्स झट से ट्विंस और उसके बीच खड़े हो जाते हैं। ये देखकर कि सीन अचानक फाइट में बदलने वाला है, वेस्टा एक सिरिंज निकालता है जिसमें ओपियम एक्सट्रैक्ट भरा होता है और लड़कियों को धमकाते हुए बोलता है कि इसकी बस एक डोज उन्हें उसके कंट्रोल में ले आएगी। ट्विंस उसे साफ साफ याद दिलाते हैं कि अगर उसने उन्हें छुआ भी तो पूरा मिनाग्रा उसका दुश्मन बन जाएगा और उनका किंग उसे पीसफुली मरने भी नहीं देगा। लेकिन वेस्टा और भी गंदा लॉजिक मारते हुए कहता है कि इंजेक्शन लगने के बाद लड़कियां उसकी हर बात मानेंगी और बाद में उनकी पीडीएफ फाइल भी उसकी कमांड्स फॉलो करेगी। वो इंजेक्शन अपने आदमियों को पकड़वा देता है और खुद थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन अचानक उसके थक की ओन तलवार घूमकर उसी की तरफ उड़ जाती है। वेस्टा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है सामने का नज़ारा उससे भी बैड निकलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। उधर मिनाग्रा में एमिली टाकोटो को सारी सिचुएशन रिपोर्ट कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि उसने प्लेग डॉक्टर्स को बॉडीगार्ड्स की तरह क्यों भेजा जबकि वे तो इजीली अपने ही फाइटर्स को खत्म कर सकते थे। टाकोटो उसे स्ट्रेट बता देता है कि प्लेग डॉक्टर्स को ह्यूमंस और डेमी ह्यूमन से जेन्युइनली प्यार है और इसी वजह से जब वे उनसे डील करते हैं, चाहे हील करें या फाइट, उन्हें एक्स्ट्रा बफ्स मिलते हैं। उसी वक्त एंटिक के ऑफिस में प्लेग डॉक्टर्स ने वेस्टा के गुंडों को लिटरली स्लॉटर कर दिया होता है और उनकी खाल भी उतार दी होती है। फिर वे अपना डिस्गाइज उतारते हैं और पता चलता है कि वे असल में पैचवर्क मॉन्स्टर्स हैं, इंसान नहीं, लेकिन स्किन पहनकर इंसान जैसा दिखना चाहते हैं। एंटिक ये हॉरिफाइंग सीन देखकर डर के मारे कांपने लगता है और मेरीना तुरंत उसे कंफर्ट देने लगती है, जबकि करीना डॉक्टर्स को आदेश देती है कि वेस्टा को खत्म कर दो क्योंकि उसने उन्हें हार्म करने की धमकी दी थी और उनके किंग का डायरेक्ट इंसल्ट भी किया था। वेस्टा रोकने की कोशिश करता है कि वे भी उसकी तरह ईविल है, लेकिन करीना उसे समझाती है कि ईविल होने का मतलब फ्री होना है, जो चाहे कर सकते हैं और अभी उनकी इच्छा है कि वो तुम्हारा चैप्टर यहीं क्लोज कर दें। करीना के आदेश पर डॉक्टर्स वेस्टा को एक सेकंड में फिनिश कर देते हैं और अब तीनों को उन इंसानों की स्किन पहननी पड़ती है। मेरीना उन्हें बताती है कि अब वे ऑलमोस्ट ह्यूमन दिख रहे हैं, जबकि करीना एंटिक से उसके ऑफिस में इतना मैस फैलाने और उसे शॉक देने के लिए माफी मांगती है। वो सोचने लगती है कि साफ सफाई का बिल कौन देगा, लेकिन एंटिक घबरा के कह देता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करीना ये सुनकर खुश तो हो जाती है, मगर एंटिक का डर और गहरा हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इन ट्विंस के लिए पूरा ग्रूसम सीन बिल्कुल नॉर्मल था। वो डर के मारे खुद पर कंट्रोल खो देता है और पेशाब कर देता है। ये देखकर डॉक्टर्स भी वही एक्ट करने का सोचते हैं ताकि मानव व्यवहार मैच हो जाए, मगर करीना उन्हें रोकते हुए एक जोरदार किक मारती है और एंटिक के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो नर्वस हंसी हंसने लगता है। इसके तुरंत बाद ट्विंस वापस मिनाग्रा लौटती हैं और पूरी घटना की रिपोर्ट देती हैं, लेकिन जैसे ही आटू जो गर्ल ड्रैगन ने क्या बवाल मचा है उसका गुस्सा फट पड़ता है। लड़कियों पर चिल्लाने के बजाय वो पूरा गुस्सा टाकुटो पर निकालती है क्योंकि उसी ने उन्हें बिना रोके टोके इतनी डूल जाने दिया। वो टाकुटो को कॉर्नर करके कहती है कि उसे अपना काम छोड़कर उन पर नजर रखनी थी, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने एंटिक के ऑफिस में हाफ अ डजन बैंडिट्स का सफाया कर दिया। टाकुटो जेन्युइनली कन्फेस करता है कि उसने उन्हें नहीं रोका क्योंकि उसे लगा कि वे उससे नफरत करने लगेंगी और आटू उस पर और तेजी से चिल्लाती है, पूछती है कि क्या वो किसी मूर्ख टीनेजर का डैड बनकर घूम रहा है। फिर आटू ट्विंस की तरफ मुड़ती है जो अभी भी खून से सने क्लोक्स पकड़े खड़ी हैं और उन्हें इतनी वायलेंट हरकतें करने पर जमकर फटकार लगाती है। उसके बाद वो डॉक्टर्स की तरफ बढ़ती है, लेकिन डॉक्टर्स को तो इस बात का प्राउड होता है कि उन्होंने 3 लोगों को मारकर उनकी स्किन पहन ली और ज्यादा ह्यूमन बनने की कोशिश की। ये सुनकर आटू पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाती है और सबको आदेश देती है कि वे अपनी अपनी गलतियों पर पूरा लिखित एस्से तैयार करें, जो दूसरे देश में 3 बैंडिट्स को जिंदा छोड़ने से ज्यादा पेनफुल पनिशमेंट है। इसके बाद ड्रैगन टन से कांटेक्ट करने पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन टाकुटो तो ट्विंस को कैंडी देने में ही बिजी पड़ा हुआ है। आटू फिर उन्हें डांटने लगती है, लेकिन डार्क एल्व्स उसे शांत होने को कहते हैं क्योंकि पहले उन्हें मीटिंग पर फोकस करना होगा। मोल्टर ट्विंस से पूछते हैं कि क्या उनकी रिपोर्ट एक्यूरेट है और वे कॉन्फिडेंटली बताते हैं कि उन्होंने सारे ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही नोट किए हैं।
एल्व्स को पता चलता है कि ड्रैगनटन बड़े क्राइसिस में है, फूड शॉर्टेज है, सिटी पेट्रोल्स कम है और इसीलिए क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी समस्या है लगातार होने वाले अटैक्स गॉब्लिन्स, ऑक्स और हिल जायंट्स की तरफ से। गॉब्लिन्स और ऑक्स तो लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन हिल जायंट्स काफी टफ और डेंजरस होते हैं। मोल्टर बताता है कि ड्रैगनटन के सोल्जर्स और शामन्स मॉन्स्टर सोर्स ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उनकी हाइट एंड सेंसेस उतनी शार्प नहीं है जितनी होनी चाहिए। जिया कहता है कि उन्हें ड्रैगनटन की मदद के लिए तुरंत एक आर्मी भेजनी चाहिए, इससे पहले कि पूरा शहर मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में चला जाए। लेकिन एमिली को लगता है कि एम्प्लॉइज को वॉर में भेजना इकोनॉमी को बैडली हिट कर देगा। आटू साफ साफ बोलती है कि वो खुद इस एक्सपीडिशन में शामिल होगी, इसलिए बाकी सोल्जर्स की व्यवस्था उसी के हिसाब से करनी होगी। वो कहती है कि चाहे मॉन्स्टर्स लो लेवल हों, फिर भी वे उनसे कुछ वैल्यूएबल स्किल सीख सकती है और इससे देश और मजबूत होगा। ताकुतो इस प्लान को सपोर्ट कर देता है और मोल्टर सजेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, क्योंकि वो फाइटिंग के साथ साथ डिप्लोमेटिक मैटर्स भी संभाल सकता है। वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी साथ ले जाने का फैसला करता है और जिया कहता है कि ऐसे में उसे और वॉरियर्स को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एमिली अभी भी अनश्योर है कि वो अकेले देश की रक्षा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आटू उनकी मेन अटैकर है। अतु उसकी बात मानता लेती है, लेकिन फाइनल जवाब के लिए वो ताकुतो की ओर मुड़ती है और ताकुतो आराम से सबको बता देता है कि वो जल्दी ही एक हीरो समन करने वाला है, इसीलिए सिक्योरिटी को लेकर अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एल्व्स ये सुनकर लिटरली स्टन रह जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे ताकुतो ने फ्यूचर झांक लिया हो। टाइमिंग इतनी परफेक्ट पड़ रही थी। ताकुतो चाहता था कि बोले बस लक था, लेकिन आखिर में वो इस प्रेस को क्वाइटली एंजॉय करने लगता है। कुछ ही देर बाद हीरो समनिंग का मोमेंट आ ही जाता है। रिचुअल के लिए जरूरी सारे आइटम्स ऑल्टर पर प्रॉपर्ली अरेंज किए जा चुके हैं और हर कोई उत्सुकता से देखने खड़ा है। ताकुतो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसे अपने पुराने गेम वाले दिनों की याद आने लगती है, जब वो खुद इसी तरह मटेरियल्स ग्राइंड करके हीरो समन करता था। समन शुरू होने से पहले ताकुतो टेलीपैथी से अतु से पूछता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग इसला को बुलाने के बाद क्या होगा? अतु थोड़ी अनश्योर रहती है, ये उनका पहला समन्ड हीरो है। वो बस उम्मीद करती है कि इसला ताकुतो की बात माने, लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी पड़ गई तो अतु बिना हिचक ताकुतो की सेफ्टी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। ताकुतो उसे सॉफ्टली थैंक्स बोलता है और मना करता है कि वो अपनी जान अननेसेसरी रिस्क में ना डाले, क्योंकि अगर अतु ही मर गई तो वो उसे दोबारा समन नहीं कर पाएगा। यही सोच के साथ समन रिचुअल शुरू होता है। डार्क कलर्ड माना का एक ह्यूज स्फीयर बनता है, सारे रिसोर्सेज को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करता है और फिर एक जाइंट एग में बदल जाता है। एग क्रैक होते ही उससे निकलती है इंसेक्ट क्वीन इसला। ताकुतो उसे देखकर दोनों एक्साइटेड भी होता है और थोड़ा अनसेटल्ड भी, क्योंकि इसला की पहली चीख लिटरली उसके स्पाइन में ठंडा झटका भेज देती है। लेकिन लकीली इसला पूरी तरह उसकी तरफ लॉयल निकलती है। वो उसके सामने झुककर थैंक्स करती है कि उसने उसे इस दुनिया में लाया। ताकुतो खुश होकर पूछता है, क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज करती हो? इसला तुरंत कहती है कि यस, उसे ताकुतो परफेक्टली याद है, क्योंकि गेम वाली उसकी सारी मेमोरीज अभी भी उसके अंदर जिंदा हैं। ठीक उसी वक्त अतु बीच में आकर कंफर्मेशन मांगती है। वो पूछती है, तुम सच में हमारे किंग के प्रति लॉयल हो? इसला उससे चिपककर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि वो अपने किंग के अलावा किसी के प्रति वफादार हो ही नहीं सकती। अतु इस सडन फिजिकल अफेक्शन से घबरा जाती है और उसे लाइटली पुश करके रुकने को कहती है, लेकिन इसला ज्यादा इंटरेस्टेड ये जानने में है कि फिलहाल उनकी एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है। ताकुतो उसे महल ले जाकर बताता है कि उसे और अतु को यहाँ एक साथ समन किया गया था और उसी की वजह से वो लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। ये सुनकर अतु का मूड तुरंत ब्राइट हो जाता है और दोनों हल्का सा फ्लर्ट भी करने लगते हैं। इसला इस सीन पर मजाक में कहती है, तुम दोनों कोई रूम ले लो। फिर ताकुतो को अश्योर करती है कि किंगडम की प्रोटेक्शन वो संभाल लेगी और ड्रैगनटन को मदद करने के लिए अतु ही जाएगी। अतु ऑलरेडी थोड़ा इमोशनल फील कर रही होती है, क्योंकि उसे ताकुतो से लंबे समय के लिए दूर जाना पड़ रहा है। ताकुतो कन्फेस करता है कि उसे डाउट है कि वो अतु के बिना ठीक से काम कर भी पाएगा या नहीं। इसलिए ये सब ग्रैंडमा वाली वाइब के साथ देखती रहती है और दोनों को हल्का सा धक्का देकर आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट डे अतु अपने स्टूडेंट्स के साथ ड्रैगनटन जाने की तैयारी करती है। वो ताकुतो को हैवी हार्ट से गुड बाय बोलती है। उसके जाते ही इसला कामली बोलती है, चलो अब मुझे भी काम स्टार्ट करना चाहिए। उसका पहला टास्क ताकुतो के टेम्पररी सेक्रेटरी बनना है और अनलाइक अतु वो काफी स्ट्रिक्ट है। वो ताकुतो को साफ बोल देती है कि दोपहर तक सोना अलाउड नहीं है। वो राजा है और लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसे प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना ही होगा। मारिना और कारिना अतु और इसला के रेफरेंस को देखकर जेन्युइनली शॉक्ड होती हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली दोनों में बैलेंस इतना अच्छा बैठ जाता है कि काम स्मूथली चलता रहता है। इसके बाद इसला ताकुतो से ट्विन सिस्टर्स को साथ ले जाने की परमिशन मांगती है, ताकि वे उसे उनकी फैसिलिटीज प्रॉपर्ली दिखा सकें। परमिशन मिलते ही इसला और ट्विंस निकल जाती हैं और तभी एमिली अपनी चाइल्ड बर्थ रिस्केड्यूलिंग रिपोर्ट लेकर वहां पहुंच जाती है। अतु ना होने की वजह से ताकुतो क्लियरली नर्वस हो जाता है। उसे पहली बार अकेले एल्व्स हैंडल करने पड़ रहे थे। वो किसी तरह एमिली से डिसेंट बात करता है और एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करने के कुछ सजेशंस भी देता है, लेकिन मेंटली वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। तभी जिया ने रिपोर्ट लेकर आ पहुंचता है और काम खत्म होने का नाम नहीं लेता। इधर दूसरी तरफ ट्विंस इसला को शहर का पूरा टूर करा रहे होते हैं। तभी एमिली फिर से वहां पहुंच जाती है। वो जल्दी में होती है, लेकिन इसला को देखते ही वही कंप्लेंट शुरू कर देती है। जिया हर बार ट्रेनिंग इक्विपमेंट तोड़ देता है और हर चीज पर ओवरलोडेड प्रेशर डाल देता है। थके टोन में एमिली इसला की आर्थ्रोपॉड आर्म्स पर गिर जाती है और रोते हुए बताती है कि मोल्टर के जाते ही उस पर बहुत एक्स्ट्रा काम लाद दिया गया है। इसला उसे जेंटली कंफर्ट करती है और प्रॉमिस करती है कि बाद में जिया को अच्छी तरह डांटेगी।
कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग फील्ड पहुंचती हैं। सारे ट्रेनीज परफेक्टली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही जिया एंट्री करता है वो तुरंत सबकी प्रैक्टिस वर्ड्स तोड़कर उन्हें लेक्चर देने लगता है कि ऐसी कमजोर रेडीनेस से वो कंट्री कैसे बचाएंगे। तभी पीछे से इसला उसे कामली रोकती है, पहले अपने सामान की सही जांच कर लो। जिया डरकर तुरंत माफी मांगने लगता है और इसला उसके सिर पर थपथपाते हुए कहती है कि अगर वो काम और मैच्योर हो जाए तो एक दिन उससे भी स्ट्रॉन्गर वॉरियर बन सकता है। तभी दोपहर के लंच का अलार्म बजता है। ट्विंस उसे कम्युनिटी किचन ले जाते हैं जहां सब लोग खाना खाते हैं। एल्स ने इसला के लिए खास यूटेंसिल्स निकाले हैं, लेकिन वो उनके साथ ही सामान्य बर्तनों में खाना खाने बैठ जाती है। सब सोचते हैं कि इसला उनसे ऊपर है, इसलिए उसे अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन इसला समझाती है मैं प्रोटेक्टर हीरो हूँ और मैं मिनाग्रा के लोगों को तभी प्रोटेक्ट कर पाऊंगी जब मैं उनके साथ रहूंगी और उनकी स्ट्रगल्स समझूंगी। तभी ट्विंस उसे उनके लिए स्पेशली कार्व्ड वुडन कटलरी गिफ्ट करती हैं। इसला खुश होकर गिफ्ट स्वीकार करती है, दोनों को गले लगाती है और उनके सिर प्यार से थपथपाती है, कुछ ऐसा जिसे पाने के लिए ट्विंस कब से क्वाइटली तरस रही थी। लेट नाइट इसला शहर की पेट्रोलिंग करती है और सिक्योरिटी इंप्रूव करने के नए आइडियाज नोट करती है। तभी उसे किसी के सॉफ्टली रोने की आवाज सुनाई देती है। ट्री हाउस में जाकर देखती है कि कारीना रो रही है और मारिना उसे समझा रही है। इसला पूछती है कि क्या हुआ। कारीना बताती है कि उसे बार बार वही सपने आते हैं जब उनकी माँ जिंदा थी और सब कुछ पीसफुल था, लेकिन हर बार जाकर उसे महसूस होता है कि वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे और ये सोचकर वो टूट जाती है। ट्विंस उसे कन्विंस करती हैं कि वो दोनों धीरे धीरे इस दुख को प्रोसेस कर रही हैं और इसला को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसला का सोल्यूशन अलग होता है। वो दोनों को टाइट हग करती है और सॉफ्टली कहती है कि अब से वो उनके साथ ही सोएगी ताकि जागने पर उन्हें लगे कि कोई उनका हाथ थामने के लिए हमेशा मौजूद है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसला ताकुतो से मिलने अपनी अपडेटेड रिपोर्ट लेकर जाती है। वो प्रपोज करती है कि उन्हें एक प्रॉपर स्कूल बनाना चाहिए ताकि रिसर्च स्पीड बढ़े और उनकी यूनिट्स को न्यू बूस्ट्स भी मिले। वो ये भी रिकमेंड करती है कि बॉर्डर्स पर लिविंग रीड नाम की एक स्पेशल ग्रास लगाई जाए जो एक नेचुरल डिफेंस वॉल की तरह बिहेव करती है और किसी भी फोर्स्ड एंट्री करने वाले को सीधा डैमेज दे देती है। इसके बाद वो कुछ अंडे देने का फैसला करती है जिनसे वर्कर टाइप के कीड़े पैदा होंगे और ताकुतो इन नए प्लान से जेन्युइनली खुश दिखता है, लेकिन तभी इसला अचानक उससे अतु के बारे में पूछती है। ताकुतो अपनी शेयर्ड सेंस एबिलिटी यूज करके जल्दी ही समझ जाता है कि अतु इस वक्त राक्षसों के एक झुंड से भिड़ने ही वाली है। राक्षस पूरे जोर से सिटी वॉल की ओर दौड़ते आते हैं, लेकिन अतु तो सीधी वॉकिंग डिजास्टर है। वो अपने टेंटिकल से उन्हें एक झटके में मिट्टी में मिला देती है। उसके साथ वहाँ मेयर एंटिक भी मौजूद होती है और अतु की पावर देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो हकलाते हुए बताती है कि उसका जुड़वा बच्चों के साथ रिलेशन काफी अच्छा है, बस उम्मीद में कि ये ताकतवर मॉन्स्टर लेडी उसे थोड़ा पॉजिटिव नजर से देख ले। अतु तुरंत समझ जाती है कि एंटिक की जान क्यों सूख रही है, इसलिए वो उससे कामली आराम करने को बोलती है। साथ ही ये एश्योर करती है कि वो अकेले ही इस सिचुएशन को संभाल सकती है। ये सुनते ही एंटिक वहां से ऑलमोस्ट भागते हुए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आटू अपने मॉन्स्टर हंटिंग से थोड़ी ब्रेक लेती है और वहीं एक छोटा सा जानवर आकर उसे जूस पकड़ाता है। मॉल्टर कैजुअली बोलता है कि वो यहाँ के लोगों के साथ सरप्राइजिंगली अच्छा घुल मिल चुकी है। उसे सच में लगा था कि सब उससे दूर भागेंगे, लेकिन ये सब पीपे की वजह से पॉसिबल हुआ। पीपे का नाम सुनते ही आटू के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्लियरली इरिटेटेड, क्योंकि जब पीपे ने पहली बार उसके टेंडल्स देखे थे उसने उसे ऑक्टोपस कह दिया था और फिर सारी भीड़ भी उसे ऑक्टोपस बुलाने लगी थी, जिससे आटू ऑब्वियस सी बात है काफी चिढ़ गई थी। वो पीपे पर भड़ाकी रही होती है कि उससे पहले ही पीपे उसे कह देता है कि शहर की रक्षा करो, जबकि वो मेन कैपिटल जाकर पूरी सिचुएशन की रिपोर्ट देगा। आटू अंदर ही अंदर गुस्सा मेंटेन किए हुए होती है। तभी मॉल्टर उससे स्किल कलेक्शन के बारे में पूछता है। आटू बताती है कि उसने मॉन्स्टर्स से कई तरह की यूजफुल स्किल्स कलेक्ट किए हैं और मॉल्टर ये सुनकर कहता है कि ताकुतो ये न्यूज़ सुनकर डेफिनेटली खुश होगा। ये सुनकर आटू जेन्युइनली एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उम्मीद है ताकुतो उसकी अच्छी खासी तारीफ करेगा। लेकिन उसी मोमेंट उसे अचानक एक और मॉन्स्टर अप्रोच करता हुआ महसूस होता है। इस बार सामने से एक हिल जायंट आ रहा होता है। मॉल्टर तुरंत उसकी मेंटल स्टेट चेक करता है कि कहीं कोई कर्स या कंट्रोल मैजिक तो नहीं। उसे हिल जायंट के माइंड में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखती। आटू गंभीर होकर बोलती है कि अगर उन्हें किंगडम वापस लौटना है तो उन्हें जल्दी से पता लगाना होगा कि ये समस्या शुरू कहां से हुई। तभी मेयर एंटिक वहां भागती भी आती है और हिल जायंट की पूरी स्थिति एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि उनके सोल्जर्स लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आटू उसे शांत रहने को कहती है क्योंकि एक अकेला हिल जायंट वो आराम से संभाल लेगी। आटू आगे बढ़ती है और मॉल्टर भी साथ चलने का फैसला करता है क्योंकि उसे सिंपली खाली खड़े रहना पसंद नहीं। मॉल्टर फिर मिलिट्री ग्रेड मैजिक लैंड ऑफ रूबेन कास्ट करता है, जिससे जमीन आटू के लिए एडवांटेजेस हो जाती है और हिल जायंट विजिबली कमजोर पड़ जाता है। आटू होली स्वॉर्ड वाला स्किल एक्टिवेट करती है और एक ही पावरफुल स्ट्राइक में हिल जायंट को 2 हिस्सों में काट गिराती है। लेकिन अगले ही सेकंड एक बिजार चीज होती है। मॉन्स्टर का डेड बॉडी अचानक गायब हो जाता है और उसकी जगह जमीन पर गोल्ड कॉइन्स गिर जाते हैं। आटू तुरंत ताकुतो से संपर्क करती है और इस अजीब घटना को एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि मॉल्टर ने आज तक ऐसा कुछ न देखा है न सुना है और वो इन कॉइन्स को पहचान भी नहीं पा रहा है। ताकुतो तब अचानक अपने सपने में देखे कॉइन्स को आटू की रिपोर्ट से जोड़ता है और उसे याद आता है कि ये वाले कॉइन्स एक दूसरे गेम ब्रेव क्वेस्ट से बिलोंग करते हैं।
उसी समय एक ह्यूज मॉन्स्टर आर्मी शहर की ओर मार्च कर रही होती है, जिसका लीड कर रहे हैं एक मैसिव स्टोन टाइप जायंट और एक मैलनरिश्ड लुकिंग क्रेटोस, जिसने मैजिक के बदले अपने ब्लेड सैक्रिफाइस कर दिए थे। ताकुटो भी ये सब देख पाता है और आटू को तुरंत सावधान रहने को कहता है, क्योंकि इस बार उनके सामने एनिमीज एक आरपीजी वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। दूर नॉर्थ में सेंट सेलिना अपनी नाइट्स की टीम को लीड करते हुए एरो किनानो नाम की विच का पीछा कर रही होती है। जैसे ही वो एक तबाह गांव में पहुंचते हैं, सेलिना विच के ट्रेसेस ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसके सारे नाइट्स को एक साथ हेडशॉट मिलता है और वे वहीं ढेर हो जाते हैं। सेलिना समझ ही रही होती है कि क्या हो रहा है, तभी एरो किनानो सामने आ जाती है और कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करती है कि इस बार जीत उसी की होगी। सेलिना को उसे देखते ही घिन आती है, क्योंकि वो इस चुड़ैल को 17 बार मार चुकी है और हर बार वो वापस जीवित होकर राज्य में और प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है। उसे सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही है कि ये चुड़ैल हर बार रिवाइव कैसे हो जाती है। एरो किनानो उल्टा ये सोच रहा होता है कि सेलिना उसे इतनी इजीली मार कैसे देती है। एरो किनानो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता होता है कि सेलिना कुछ प्लान कर रही है, इसलिए वो अपना ट्रम्प कार्ड दिखाता है। वो अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को बुलाता है ताकि सेलिना पर अटैक कर सकें, लेकिन सेलिना होली फ्लेम समन कर देती है, जो सारे ज़ॉम्बीज को पल भर में जलाकर राख बना देते हैं। एरो किनानो घबरा जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि इस बार भी वो सेलिना से जीत नहीं सकता। सेलिना तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और स्टाफ घूंटकर उसे वहीं मार देती है। मरते वक्त एरो किनानो खेल को कोसता है कि उसे हराना अनफेयरली कठिन बनाया गया है। सेलिना सोचती रह जाती है कि उसे इस पागल विच से अगली बार कब फिर टकराना पड़ेगा। दूसरी ओर ताकुटो ओटो को ब्रेव क्वेस्ट आरपीजी के बारे में और डिटेल में समझा रहा होता है कि उसका मेन गोल डीमन किंग को हराना है। गेम में मॉन्स्टर्स रैंडमली स्पॉन होते हैं और बिना वार्निंग के अटैक कर देते हैं, और शायद यही रीजन है कि वे ड्रैगन टन पर अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स का एग्जैक्ट सोर्स नहीं ढूंढ पाए। आयला चाहती है कि ताकुटो ने ब्रेव क्वेस्ट खेला है, इसलिए उन्हें एनिमी बिहेवियर के बारे में बड़ा एडवांटेज है। ताकुटो अग्री करता है और डिसाइड करता है कि वो ये सारी इन्फो आटू को भी भेज देगा, ताकि वो फील्ड में सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर सके। इसी दौरान 2 डेमन कमांडर्स को डीमन किंग से ऑर्डर मिलता है कि दुनिया पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाना है। आइस रॉक खुश होता है कि नई दुनिया में आने के बाद भी गॉब्लिन्स और ऑर्क्स जैसे छोटे मॉन्स्टर्स अब भी डीमन किंग के बैनर के नीचे यूनाइट हो रहे हैं। फ्लैमिंग, जिसे टेटमो का क्रेटोस भी कहते हैं, उसकी बात से अग्री करता है। फिर आइस रॉक मॉन्स्टर आर्मी को आदेश देता है कि शहर को तबाह कर दो और डीमन किंग के नाम पर लोगों में डर और दर्द फैलाओ। राक्षस शहर की ओर मार्च करना शुरू कर देते हैं और आइस रॉक भी उनके साथ चल पड़ता है। फ्लैमन बोलता है कि वो भी आराम करेगा, लेकिन क्लियरली उसके दिमाग में कोई और प्लान चल रहा होता है। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स शहर के करीब आते हैं, मॉल्टर बहुत बड़े एरिया में एक बार फिर लैंड ऑफ रूइन फैला देता है। इससे छोटे मॉन्स्टर्स दर्द में तड़पने लगते हैं, लेकिन आइस रॉक और उसके मेज असिस्टेंट्स जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स और भी पावरफुल फील करने लगते हैं। उनके लिए ये मैजिक सस्पिशियस लगता है। मेज कहता है कि शायद ये किसी चोजन हीरो का काम है। आइस रॉक उसके भड़क जाता है, क्योंकि वो लोग एच वर्ल्ड का यूज करना पसंद नहीं करते। अचानक आटू मेज पर सरप्राइज अटैक करती है और फिर साहस दिखाते हुए आइस रॉक के पास पहुंचती है और ताकुटो की दी हुई इन्फो से उसे पहचान लेती है। आइस रॉक उसे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। आटू कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि वो इटर्नल नेशंस गेम का एक कैरेक्टर है और वो अपने सभी दुश्मनों को खत्म करेगी। दूसरी ओर ड्रैगन टन के लोग मॉन्स्टर आर्मी पर तीर चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैमेज ऑलमोस्ट 0 होता है। एंटिक सोल्जर्स को लगातार फायर करते रहने का आदेश देती है और साथ ही वो शहर से सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने का प्लान बनाती है। वो खुद भी शहर छोड़ने वाली होती है, लेकिन मॉल्टर उससे रोकता हुआ कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जीत उन्हीं की होगी। एंटिक ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करती जो कहते हैं हम जीत जाएंगे, लेकिन बैटलफील्ड में हो रहे एक्सप्लोजन्स की तरफ मॉल्टर इशारा करता है, जैसे कह रहा हो प्रूफ सामने है। वो बताता है कि आटू पहले से ही एनिमी के कमांडर से भिड़ी हुई है और अगर वो उसे गिरा दे तो बाकी पूरी मॉन्स्टर आर्मी ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगी। इधर बैटलफील्ड में आइस रॉक गुस्से में आइस स्पाइक्स फेंकता जा रहा है, लेकिन आटो उन सबको ऐसे डॉज करती है जैसे ये उसके लिए नॉर्मल रूटीन हो। वो आइस रॉक को होली ब्लेड से सीधा मारने का मौका तो नहीं निकाल पाती, लेकिन सराउंडिंग मॉन्स्टर्स की पूरी भीड़ को उसने ऑलरेडी साफ कर दिया है। ये सब टाकुटो की दी हुई सलाह का असर है। उसने साफ किया था कि वाइड रेंज स्किल्स यूज करो। ब्रेव क्वेस्ट्स में हीरोज और विलन्स दोनों आमने सामने वाले शॉर्ट रेंज स्किल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इटर्नल नेशंस में लड़ाई पूरी आर्मी वर्सेस आर्मी फॉर्मेट में होती है, जहां लॉन्ग रेंज और मैसिव एरिया अटैक्स बिगेस्ट एडवांटेज देते हैं। आइस रॉक तभी उससे पूछता है कि जब तुम खुद एक मॉन्स्टर हो तो अपनी ही रेस के खिलाफ क्यों खड़ी हो। वो प्रस्ताव रखता है कि आटू डीमन किंग की आर्मी में ज्वाइन कर ले, दुनिया जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन आटू बेहद कैजुअल तरीके से मना करते हुए बोलती है कि वो एक छोटे से किंगडम को मैनेज करने में ही इतनी बिजी रहती है कि पूरी दुनिया का हेडेक तो बिल्कुल नहीं उठा पाएगी।
आइस रॉक को उसका आंसर 0 समझ आता है और आटो खुद रियलाइज करती है कि वो असल में एक छोटे से आरपीजी के एक मिड टियर बॉस से बात कर रही है, जिसका रोल बेसिकली बस हारना ही होता है। आइस रॉक को आरपीजी क्या होता है ये भी नहीं पता। आटो बस हंसकर कह देती है कि उसे हमेशा हीरो से हारने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये बात उसके जायंट ईगो को सीधा चोट पहुंचाती है और वो गुस्से में एकदम बड़सोक होकर आटो पर हमला कर देता है। आटो उसके अटैक कंफर्टेबली रोकती रहती है और बीच बीच में उसे ताने भी मारती रहती है। तभी आइस रॉक अपना फाइनल अटैक छोड़ता है। आटो को यकीन था कि वो उसके स्लो अटैक को आसानी से डॉज कर लेगी, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पैर जमीन पर फ्रीज हो गए हैं। वो फाइनल हिट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टाइमिंग लेट हो जाती है और उसके कंधे में सीधा वार लगता है। घाव से काला स्लज जैसा फ्लूइड गिरता है, लेकिन थैंकफुली वो इतना गंभीर नहीं होता। आटो तुरंत अपने टेंडल्स लॉन्च करती है सीधे आइस रॉक की तरफ और एक पावरफुल स्ट्राइक से उसे खत्म कर देती है। उसका पूरा बॉडी वैनिश होकर कॉइन्स के ढेर में बदल जाता है। जीत के बावजूद आटो खुश नहीं होती। उसे खुद पर इरिटेशन होती है कि वो इतना स्लो अटैक अवॉइड नहीं कर सकी। उसका वूंड शीघ्र ही हील भी हो जाता है, लेकिन वो गुस्से में खुद को कोसती रहती है। तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, उसे आइस रॉक का वो नेवर मिस अटैक स्किल मिल चुका है। आटो को फाइनली समझ आता है कि वो क्यों फ्रीज हुई थी और उसे एहसास होता है कि अलग अलग गेम्स के मैकेनिक्स वाले एनिमीज के खिलाफ लड़ना कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। फिलहाल वो राहत की सांस लेती है कि कम से कम ये फाइट खत्म होगी। वो तुरंत टाकुटो से कांटेक्ट करके अपनी जीत की अपडेट देती है, लेकिन टाकुटो का जवाब आते ही उसका मूड फिर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि डीमन आर्मी का दूसरा हिस्सा जनरल फ्लैमिन की लीड में ऑलरेडी मिनाग्रा पहुंच चुका है। और बस यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।